बाजारों में है मिला जुला कारोबार और ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग तो निचली स्तरों से आता हुआ सपोर्ट भी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में जबरदस्त और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज फिर से मुनाफा वसूली का माहौल। तो आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा बाजार का, क्या करें आप, तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ अनिल जी, बट बैंक निफ्टी में है सुस्ती। ट्रेडिंग का एक्शन समझते हैं, कहां पर आपकी नजर है ये भी जानना है। उससे पहले बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? बाजार की बड़ी बात यही दीप, वैसे देखा जाए तो 2 पॉइंट से ही सही, लेकिन बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी ने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड बनाया है 16,591 का, 55,688 का। सेंसेक्स ने एक नया रिकॉर्ड छुआ है। तो रिकॉर्ड बनने का दिन तो आज लगातार चौथा रहा है, लेकिन हाँ उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई दिख रही है। स्पेशली निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक 350 पॉइंट नीचे है। हालांकि निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं है, अब भी मजबूती के साथ पहले सपोर्ट रेंज को निफ्टी ने होल्ड किया है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है। सरकारी बैंकों में कमजोरी है, मेटल इंडेक्स गिरा है। रियल एस्टेट शेयर, सरकारी कंपनियों के शेयर और ऑटो शेयरों में आज बिकवाली होती दिख रही है। डिफेंसिव माने जाने वाले तीनों ही सेक्टर, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, इन तीनों में खरीदारी है, जिससे बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट निफ्टी पर आपको। और जो कमजोरी आती दिख रही है वो अमेरिका के फ्यूचर्स से आती हुई दिख रही है। लगभग अब आधा % यानी कि 250 अंक डाउ नीचे नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, लगातार 5 दिन रिकॉर्ड बनाने के बाद डाउ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही, तो वहां से कमजोरी के संकेत आते दिख रहे हैं। और यूरोप के बाजार भी आधा % तक आपको कमजोर दिखेंगे। तो दीप, यह है अब तक का पूरा और बड़ा रुझान भारतीय बाजारों का। जी बिल्कुल सर, तो गिरावट यहां पर आपको आती हुई दिख रही है। सर, आज चाइना ने फिर से अपने टेक्नोलॉजी शेयर्स पर कुछ तो कमेंट्री करी है अनफेयर कंपटीशन को लेकर, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहां के बाजार 2% फिसले हैं। और उसका भी थोड़ा इफेक्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि यूएस में काफी सारे चाइनीज कंपनीज लिस्टेड हैं। पर हमारे बाजार की बात करें तो कैसे समझे सर इस एक्शन को? थोड़ी जो मिली जुली चाल है, और स्पेशली जो आज डिफेंसिव सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक्स का पार्टिसिपेशन मिसिंग है, कैसे देखें? देखिए दीपा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है बाजार में जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जिसका आपको अंदाजा ना हो। पहली चीज, निफ्टी अभी भी 16,475 16,525 की जो सुबह रेंज दी थी, उस रेंज को होल्ड किया। कहीं कोई दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है, वहां पर अभी भी होल्ड हुआ है और नया हाई भी बना है। तो 16,475 16,525 सपोर्ट रेंज था, 16,575 16,625 ऊपरी रिकॉर्ड की रेंज है, एग्जैक्टली वहां पर रुका है। और आप देखिए दिन के दौरान निचले स्तरों से फिर से मजबूत होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी की हम बात कर ही रहते हैं कि लगातार 2 दिन बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर क्लोज देता है, 30 दिन उसके नीचे आ जाता है। एग्जैक्टली वही ट्रेंड बैंक निफ्टी का भी होता दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें 350 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है दीप, और उसके बावजूद अगर निफ्टी है मुश्किल से लाल निशान में है, तो वाकई में दिग्गज शेयरों में तो कम से कम इंडेक्स को होल्ड करने की ताकत साफ नजर आ रही है। तो वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें तो थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, जहां पर ब्रॉडर मार्केट में आज फिर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। और शायद ट्रेडर्स को परेशान करने वाली चीज ये हो सकती है कि प्रॉफिट बुकिंग हल्की आपको ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जब तक फिर से वापस से बढ़िया तेजी का माहौल नहीं बनता, तब तक ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा मूड माहौल ठीक करना मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल आज की कमजोरी की 2 बड़ी वजह, एक लगातार 5 दिनों के बाद अब डाउ फ्यूचर्स 150 पौने 200 पॉइंट नीचे, तो आप समझ सकते हैं कि लगातार 5 दिन रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिका में हल्का फुल्का कमजोरी वाला सेशन हो सकता है। आपको उसकी तैयारी करनी है, पहली बात। दूसरी बात, कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है, और हफ्ते की एक्सपायरी के पहले कई बार जब हम ये कहते हैं कि बाजार में बड़े शॉर्ट हैं और वो शॉर्ट कवरिंग होगी आपको एक्सपायरी के दिन, तो ठीक उसी तरह लॉन्ग पोजीशन अगर ज्यादा हो तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का भी खतरा होता है। कल और आज दोनों दिन हम इस बात को कह भी रहे हैं कि आप देखिए पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है, अलर्ट रहना है। दिन के दौरान आपको कहीं न कहीं छोटा मोटा करेक्शन आने की तैयारी हो सकती है। वो करेक्शन आ सकता है, वो आता हुआ दिखा है, आ भी सकता है। तो थोड़ा बाजार ओवरबॉट है इंडेक्स पर, वो हल्का होता दिख रहा है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट कम है, और 4-5 दिनों तक अच्छी खरीदारी के बाद एफआईज की तरफ से थोड़ी बहुत बिकवाली के आंकड़े कल आते हुए दिखे। तो उस लिहाज से हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आना लाजमी वही होती दिख रही है। तो आप जैसे जैसे 16,575 16,625 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और कमजोरी आपको तभी गिननी है जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो ये कि जब तक आप 15,475 के नीचे ट्रेड न करें, कल के और आज के लोज के नीचे ट्रेड न करें,
तब तक आप बहुत कमजोर हैं नहीं। तो ये रुझान है। तो अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद, लगातार 4 दिनों का रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार हल्के से सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, रुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई सारे स्टॉक्स की। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा अभी भी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। और एक और स्टॉक का जिक्र करना चाहूंगा जिसने जो आपने नहीं पूछा लेकिन मैं बता दूं, वेदांता, जो आज के 2000 में मैंने खरीदारी करने की राय दी थी, आई थिंक वहीं से ये स्टॉक, मैं अभी तक तो वैसे कोशिश की है पता लगाने की कोई ऐसी खराब खबर तो कोई आई नहीं, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन जरूर नीचे की तरफ है, 10% स्टॉक नीचे है। 2 तरीके आपके पास, अगर आपने ट्रेडिंग के तौर पर लिया है, आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं। 330 का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स पे दिया था, आप डिसिप्लिन के तौर पर उसे ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ लोगों ने अगर स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया, इसका मतलब आप ट्रेडर नहीं है, आप इन्वेस्टर के तौर पर आप लेकर बैठे हैं। और जिन लोगों ने इन्वेस्टर्स के तौर पर लिया है वो आराम से निश्चित होकर होल्ड करें। 370 375 के ऊपर के टारगेट हैं और कम से कम 340 तक के जो टारगेट जो आज के हाइज हैं वो आपको आराम से बाद में मिलेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले हफ्ते आप मिलेंगे जरूर। तो चिंता न करें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया है आप होल्ड कर सकते हैं, और पुराना अगर आपके पास पड़ा है तब भी होल्ड कीजिए। और अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन के तौर पर डिसिप्लिन रखकर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें। तो जिस तरह का ट्रेड आपका है उसे मैनेज करें, अदरवाइज कोई चिंता की बात नहीं। जी दी बिल्कुल, तो अपना थोड़ा ट्रेड मैनेज करें। थोड़ा बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है। ऑफ कोर्स वेदांता में गिरावट आई, उसके कुछ फैक्टर्स भी हैं, पर इसके अलावा अगर आप देखें तो मूवमेंट ठीक ठाक है और इंडेक्स लेवल पर निफ्टी भी होल्ड कर रहा है। बैंक्स ऑफ कोर्स आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। आइए फिर आपको बताएं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स। मानसी वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आरआईएनएल की स्ट्रैटेजिक बिक्री के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है आज, जिसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय आरओडी टीईपी यानी कि ड्यूटी रिफंड स्कीम की दरों की घोषणा आज दोपहर 3 बजे कर सकते हैं। तो इसके चलते टेक्सटाइल स्पेस पर खास फोकस रहना चाहिए। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं गुरुवार के दिन भारतीय बाजार बंद है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो है वो कल होने जा रही है। इसके अलावा रेडिंगटन पर फोकस रखिए। 1:1 बोनस शेयर की एक्स डेट जो है वो कल यानी कि 18 अगस्त होगी। टाटा मोटर्स टिगोर की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उससे पर्दा उठाएगा, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के तौर पर इस पर भी नजर रखें। मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और मेघमनी फेयरकेम लिमिटेड की लिस्टिंग पर भी फोकस रहेगा कल। और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, बर्जर पेंट्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब, पेज इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। अंत में गुरुवार के दिन मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन इस दिन आरती इंडस्ट्रीज पर नजर रखनी होगी। बोर्ड बैठक में फार्मा कारोबार को डीमर्ज करने पर कंपनी फैसला ले सकती है। बिल्कुल, तो ये है कुछ अहम इवेंट्स जहां पर रखनी है नजर। आइए वरुण से भी जानते हैं आज की कुछ। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्लूमबर्ग के हवाले से टाटा स्टील के लिए खबर आई कि इस साल यानी कि मौजूदा साल में ये कंपनी 200 से 300 करोड़ डॉलर के आसपास का जो कर्ज है वो कम करने वाली है और लॉन्ग प्रोडक्ट्स कारोबार का अधिग्रहण करने पे ये कंपनी विचार कर रही है। बीएलएस इंटरनेशनल, यहाँ पे कंपनी के लिए खबर आई है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नेशनल बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से जीता है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इस कंपनी को 3 सितंबर को शेयर विभाजन पे बोर्ड जो है वो फैसला कर सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे नजर रखेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंस ने 1.72 लाख शेयर जो है 13 अगस्त को खरीदे हैं। ये डिस्क्लोजर इस कंपनी ने दिया है। कैप्लिन पॉइंट तमिलनाडु प्लांट को ब्राजील रेगुलेटर से मंजूरी मिल चुकी है, तो ये खबर इस कंपनी के लिए। वहीं स्पाइस जेट कार्गो ऑपरेशन स्पाइस एक्सप्रेस को ट्रांसफर इस कंपनी ने किया है, उसकी मंजूरी मिली है और कंपनी को लॉजिस्टिक्स कारोबार की वैल्यू जो है वो करीब 2556 करोड़ के आसपास की है। गोदावरी पावर एंड इस्पात, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से मंजूरी मिली है। आयन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी जो है इस कंपनी को मिली है। जोमेटो में काफ़ी सारे बड़ी डील्स हुई है। 133.3 के भाव पे 13 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन ने आईपीओ के लिए अर्जी दी है सेबी में, करीब 1250 करोड़ के आसपास जुटाने वाले हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के हवाले से कुछ खबर आई है बैंकों के लिए कि बैंकों के लिए आरबीआई नियमों को आसान करेगा। फॉरेन सर्वेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए ये जो नियम है उसको आसान करने वाला है और आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और वो ये है कि न्यूजीलैंड में कोरोना के चलते 3 दिन के लिए लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर आज आपको दिखाया एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और अब वक्त है क्लोजिंग शो की शुरुआत करने का। एक्सपर्ट सारे हमारे साथ हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे वागले साहब से, बिगुल वागले कमांडर।
स्वागत है वागले साहब, आपका बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरे बाय रडार पर आया है विप्रो, जो अभी अभी हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, यही भाव पे 632 3250 के, और भाव में मूवमेंट आई नहीं है, वहीं पर है। मेरा 626 का स्टॉप लॉस रहेगा और 645 टू 650 तक के टारगेट्स मैं आज और कल में देख रहा हूं, तो एक 6 से 7 रुपए की रिस्क होगी। ऑन द अपसाइड लगभग एक 15 से 18 रुपए का टारगेट होगा 1 से 2 दिन। विप्रो में खरीदारी करने की राय 1 से 2 दिनों के लिहाज से यहां पर 626 का लगाएं स्टॉप लॉस, 632 रुपए के आसपास के लेवल से इस वक्त 645 650, यानी कि आईटी शेयरों से आ रहा है सपोर्ट यहां पर खरीदारी करने के लिहाज से। ये राय वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन तेजी का बनता हुआ दिख रहा है, और पूरी की पूरी स्पेस आईटी शेयरों की ही है जहां से थोड़ी बहुत खरीदारी और थोड़ी बहुत तेजी आती हुई दिख रही है इस वक्त। L&T इन्फोटेक 3.5% मजबूत है, दिन के हाई पॉइंट के आसपास 4,950 पर ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट देखिए विश्वेश जी, और दीजिए अपनी राय। देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में कुछ दिनों की अगर आप बात करें और कुछ वीक की बात करें तो कंसिस्टेंट राइज आया है। कल के सेशन में जब मैं मॉर्निंग में लाइव था तो मैंने माइंट्री को खरीदने की राय दी थी। मुझे लग रहा है अनिल जी इसमें वो मूव पेंडिंग है जो कोफोर्ज में आ चुका है, तो 4,940 के आसपास चल रहा है अनिल जी। पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 अगस्त से तो ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं, स्टॉक कंसिस्टेंट हायर जा रहा है, लेकिन उसकी जो रियल बॉडी होती है कैंडल की वो छोटी है। आज लास्ट 15 दिन में पहली बार रियल बॉडी मतलब ओपन टू अभी करंट क्लोज जो है वो काफी बड़ा है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ एक्सपेंशन ऑन द अपसाइड। तो अगर हम मिनिमम टारगेट बात करें तो मुझे लगता है एनर्जी 5200 का टारगेट आ रहा है, और ये उस तरह का स्टॉक है जो एक ही दिन में शायद 5-7% का मुंह दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग है तो होल्ड करना चाहिए, अगर ऐड करना है तो भी मेरे हिसाब से 4820 के स्टॉप से यहां पे ऐड कर सकते हैं एनर्जी। ओके, तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक जिस पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो बेसिक पॉइंट यही है कि आईटी आपको बढ़िया सहारा देने के लिए तैयार है। एक और स्टॉक जिस पर हम सुबह बात कर रहे थे और फिर किरण जी ने भी यहां पर आपको कॉल दी थी, टाटा एलेक्सी। यहाँ पर आप देखिए मूव आ रही है, और आज सुबह शर्मा साहब भी इसके बारे में बात करके गए थे, उन्होंने भी कहा था अच्छी मूव आएगी। एक बार जरा टाटा एलेक्सी पर भी मैं राय ले लेता हूँ और फिर हम बाकी स्टॉक्स पर मूव जो आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। टाटा एलेक्सी क्या करना चाहिए इस पर, अब सुमित जी आप बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, देखिए टाटा एलेक्सी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। टाटा एलेक्सी में पोजीशंस होल्ड करके चले, 5,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में करीब 46 या 45-80 के आसपास बनेगा, और ऊपर में 4900 से 5000 तक के लेवल टाटा एलेक्सी में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टाटा एलेक्सी में आपको एक बढ़िया मूव आते हुए दिख सकता है और एक्शन भी इस पर बनते हुए दिखेगा। मिड कैप आईटी ज्यादा एक्टिव है, बट आईटी पूरे बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। एक और स्टॉक जहां पर अच्छी मूव आ रही है, कमिंस। वागले साहब जरा इस पर राय दें। कुछ दिन पहले भी हमने बात करी थी और 1000 के लेवल्स की बात हो रही थी, आज 1000 को कन्विंसिंगली क्रॉस करा है। क्या करना चाहिए सर कमिंस में? दीपांशु, हमने लगभग 940 940 45 में बात की थी, और ये 900 का ब्रेकआउट जब से आया है वो 3-4 दिन साइडवेज जाके पिछले 3 दिनों में इसका टारगेट आ गया है। अभी 1020 के आसपास मेरी बिल्कुल भी बाय करने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आपने वो लेवल पे लिया है तो वो पैटर्न का टारगेट अभी आता है 10-20 रुपए में, तो फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं होगी। एट द मोस्ट आप 990 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है। शायद ये मूव 1050 तक कंटिन्यू हो सकती है। ओके, तो 1050 तक ये मूव आ सकता है, कमिंस पर रखनी है नजर। एक और काउंटर जो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आते हुए दिखा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। कई बार इसकी बात हुई है, कल भी अनिल जी से बात हो रही थी और कुछ बढ़िया री रेटिंग के ट्रिगर्स के बारे में सर बात कर रहे थे। आइए जानते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। मानसी हमारे साथ हैं बताने के लिए, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं कंपनी में। मानसी बताइए क्या चल रहा है इस काउंटर में।
बिल्कुल दीपांशु, देखिए ये काउंटर जो है लगातार हम देख रहे हैं तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 6 महीनों में 90% से ऊपर की तेजी दिखा चुका है। सबसे ताजा खबर जो आती हुई दिख रही है इसके लिए कंपनी के मर्जर की जो खबरें हैं, जो अनाउंसमेंट है वो आखिरी चरण में है। प्रोसेस एम्बेसी ग्रुप के साथ मर्जर की प्रोसेस आखिरी यहां पर चरण में चल रही है। दोनों कंपनियों ने एनसीएलटी के पास एक जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर दी है और सेबी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास से मर्जर को मंजूरी भी मिलती हुई दिख चुकी है। ये मर्जर क्या है, इसके मायने अगर समझें, एम्बेसी ग्रुप की असेट का मर्जर आईबी रियल एस्टेट में होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनाने का लक्ष्य दोनों ही कंपनी के मर्जर के बाद बनता हुआ दिखेगा। मर्जर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल एसेट कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और मर्जर के बाद नई कंपनी का जो गठन होगा उसका नाम होगा एम्बेसी डेवलपमेंट लिमिटेड। नई कंपनी के तहत 8 करोड़ वर्ग फुट की लॉन्च की पाइपलाइन है, जिसमें टियर 1 और टियर 2 शहरों में 30 नए प्रोजेक्ट्स खड़े किए जाएंगे। सालाना 4,241 करोड़ रेंट क्षमता के कमर्शियल प्रोजेक्ट की पाइपलाइन भी है। तो क्लियरली टियर 1 टियर 2 सिटीज को ये रेजिडेंशियल के तौर पर टारगेट कर रहे हैं और 4,241 करोड़ के रेंट की क्षमता के कमर्शियल स्पेस की भी प्लानिंग यहां पर चल रही है। तो क्लियरली दोनों पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर फोकस होगा। इसके अलावा मजबूत नतीजे तो कंपनी के आते हुए दिखे ही। सालाना आधार पर कंपनी की आय में शानदार बढ़त हमने देखी। करीब 520 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है और फाइनेंस कॉस्ट कम होने के चलते आय और मुनाफा लगातार बढ़ता हुआ दिखा। करीब 5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने देखा है। कलेक्शन में करीब 382% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली है। तो अच्छे नतीजे तो है ही और ताजा जो मर्जर की खबरें आ रही है जो कि आखिरी चरण में है, इसके चलते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लगातार तेजी दिखा रहा है। ओके, तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नजर रखिए इस पर। आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है बाजार के मूड माहौल को देखकर, बट बढ़िया अप ट्रेंड में रहा है ये काउंटर। पर आइए वेदांता, इस पर बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी बात भी कर रहे थे और अनिल जी रीजन अभी आते हुए दिख रहा है सर, क्यों वेदांता में आज आप दबाव देख रहे हैं? इनका जो ट्यूटिकोरिन प्लांट है उसको लेकर आज मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई थी और कंपनी को एक नोटिस जारी करा है मद्रास हाई कोर्ट ने। एक याचिका थी ट्यूटिकोरिन प्लांट को लेकर, वहां पे वेस्ट हैंडलिंग को लेकर और जो मटीरियल है उसके डिस्पोजल को लेकर, और उस पर एक नोटिस जारी किया गया है जिसको 5 हफ्ते में वेदांता को जवाब देना पड़ेगा। तो शायद यही एक फैक्टर है सर जिसकी वजह से वेदांता में गिरावट आ रही है। कैसे देखें इस खबर को? पॉसिबल है, शायद हो सकता है यही वजह। मैं वही सोच रहा था कि इतनी तेज गिरावट के पीछे कुछ न कुछ वजह तो होनी चाहिए, कोई न कोई खबर ऐसी होनी चाहिए। अदरवाइज सिर्फ डिमांड सप्लाई से स्टॉक इतना गिरे, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो हो सकता है यही एक वजह हो कि जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया है वो शायद वेदांता के पक्ष में नहीं है, इस वजह से करेक्शन स्टॉक में तेजी से आता हुआ दिखा है। लेकिन ठीक है, ये प्लांट काफी समय से मेरे ख्याल से बंद भी था, जहां तक मुझे ख्याल है। मेरे ख्याल से ये ऑक्सीजन की कमी के वक्त शायद खोला गया था, अगर मुझे सही से ध्यान में है तो ठीक है। ये खबर है, एटलीस्ट आपको ये पता है कि गिरने की वजह क्या है। तो 5 हफ्ते में वेदांता को जवाब देना है। तो अदीप ठीक है, इस मैटर से कोई अपनी ओपिनियन नहीं बदलती। ठीक है, किसी भी खबर की वजह से वो तो किसी को पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड कभी भी कुछ भी आ सकती है और उससे कुछ भी एक्शन हो ही सकता है। सो सिंपल तरीका यही है, या तो डिसिप्लिन रखें अपने ट्रेड पर, या फिर लॉन्ग टर्म व्यू आपका है तो होल्ड रखें। दोनों केस में आप जो आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि स्टेरलाइट कॉपर प्लांट मामले में जो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है, 5 हफ्तों में जो वेदांता को उसका जवाब दाखिल करना है, ये एक वजह हो सकती है जिस वजह से स्टॉक आज कमजोर रहा हो। एनीवे, तो थोड़ी रिकवरी जरूर निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है, बट कमजोर तो अब भी 8% है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। जो खबरें आ रही है, कॉपर प्लांट ये 2018 से बंद है और इसके ऊपर जवाब मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से मांगा है। जी दीप। बिल्कुल, तो मद्रास हाईकोर्ट का नोटिस है, 5 हफ्ते हैं जिसमें कंपनी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। ट्यूटिकोरिन प्लांट को लेकर ये मामला है, 2019 में याचिका दायर करी गई थी कंपनी के खिलाफ, उस पर आज मद्रास कोर्ट का फैसला या एटलीस्ट नोटिस जारी करने की बात सामने आई है। वेदांता पर रखते हैं नजर, थोड़ा निचले स्तरों से जरूर रिकवर हो रहा है, पर देखते हैं सुमित जी ने बाजार में क्या स्पॉट करा है। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, थोड़ी देर में वापस आना होगा क्योंकि जो स्टॉक मैं रेकमेंड करने वाला था वो स्टॉक तो ऊपर भाग गया है। जिस लेवल से मैं रेकमेंड करने वाला था 10 रुपया 12 रुपया भाग चुका है, तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठ रहा है। इसके लिए मैं ये बिगुल को थोड़ा सा होल्ड रखता हूं और नेक्स्ट स्टॉक ढूंढ के वापस से आता हूं आपके पास।
ऐसे ढीले मार्केट में सुमित जी स्टॉक 10-12 पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, वहां पे आपका स्टॉक ऐसा कौन सा है जो 10-12 रुपए तुरंत भाग गया 10-12 मिनट में? सोनाटा सॉफ्टवेयर अनिल जी, आप देखिए 885 का अभी भाव चल रहा है, मैंने स्पॉट किया तभी 874 875 का। क्या बात है, गजब, वेरी नाइस। चलिए, इस कमजोर बाजार में भी अच्छे स्टॉक्स ढूंढने की ताकत है सुमित जी में, जो ढूंढ कर ला रहे हैं आपके लिए। वाकई में आईटी शेयरों में जबरदस्त मजबूती और जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है और एक्शन भरपूर होता हुआ दिख भी रहा है। इन स्टॉक्स में बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो आज कमान पूरी तरह से आईटी शेयरों ने ही संभाली हुई है। मिड कैप आईटी शेयर स्पेशली यहां पर मजबूती ज्यादा है, लेकिन दूसरे शेयरों में एक स्टॉक है, जरा आप कई बार उस पर राय भी देते हैं, विश्वेश जी जरा इस पर राय दीजिए। चोला इन्वेस्टमेंट, चोला मतलब एफएनओ वाला स्टॉक। बाकी एनबीएफसी वगैरह बहुत शायद ज्यादा इतना मजबूत ना भी हो, या एटलीस्ट बैंकिंग शेयर तो कमजोर है, लेकिन ये शेयर सुबह से आज मजबूत है। 1.5% अभी भी इस मार्केट में तेजी के साथ खड़ा है। क्या कुछ तैयारी है तेजी की, या फिर एक छोटा मोटा मूव है, वन डे वंडर? देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक जिस लेवल पे है वो काफ़ी लुक्रेटिव है इन माय ओपिनियन। 500 की जोन जो है वहाँ सपोर्ट है। लास्ट अगर आप 4 दिन देखेंगे अनिल जी, कंसिस्टेंटली एक ही लो बनाया है 498 का। तो मेरे हिसाब से 498 के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग करते हैं तो 540 तक के इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं, उसके ऊपर 590 लगेगा। मैंने लास्ट सीरीज में लॉन्ग किया था, लेकिन उस वक्त वो हमारा जो स्प्रेड था वर्कआउट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे अनिल जी, 2 अगस्त का मूव वो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव है, 472 525 का सिंगल डे। तो इतना बड़ा जब सिंगल डे बार होता है और उसके बाद में इतना साइडवेज मूव होता है, तो मैं इसको पॉज मानता हूं बिफोर रिजम्पटिंग अपर ट्रेंड। तो मेरे हिसाब से 495 के स्टॉप से लॉन्ग होना चाहिए। 525 540 कंजर्वेटिव टारगेट होंगे चोला फिन पे। ओके, 525 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ चोला के हो सकते हैं, ये आप तैयारी रखें। और इस बीच पूनावाला फिनकॉप, जिसे आप पहले मैग्ना फिनकॉप के नाम से भी जानते थे, इस स्टॉक में बड़े ट्रेड्स होते दिख रहे हैं। 1 करोड़ 27 लाख शेयरों का कारोबार आपकी स्क्रीन पर होता हुआ दिखेगा। कुछ बड़े ट्रेड्स होने की तैयारी यहां पर होती दिख रही है, तो यहां पर बड़ा काम होता हुआ आपको नजर आएगा। पूनावाला फिनकॉप, मेरे ख्याल से स्टॉक का एक बार दाम लेकर आए, शायद ये 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, तो बहुत ज़्यादा बड़े मूव आते नहीं है। देखते हैं क्या आज की तारीख में कुछ बड़े मूव की तैयारी है, या फिर स्टॉक पूनावाला फिनकॉप आपके सामने 180 रुपए के दाम पर 1 करोड़ 27 लाख शेयरों के ट्रेड होते हुए दिखे हैं इस काउंटर पर। ये है ओके, इसका नाम पहले मैग्मा फिनकॉप हुआ करता था, नाम बदल गया, अब ये नाम बदल कर हो गया पूनावाला फिनकॉप, ये ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते आगे, और कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं, और कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आ रही है एक स्पेशल पिक। ओके, स्पेशल पिक यानी पिक ऑफ द डे। कल का काम फिर से आज ही करने को तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, बिल्कुल। बताएं सर। देखिए अनिल जी, आईटी फ्लेवर में है और हमारा स्टॉक भी आईटी स्पेस से है। स्टॉक है मैस्टेक। मैस्टेक पे खरीदारी की राय है। इसमें देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से करेक्शन के अंदर था। आज काफी समय बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर, साथ में देखें तो एक डाउनवर्ड चैनल से एक ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 2800 तक की रैली ये इजीली शॉर्ट टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, हाई क्वालिटी ब्रेकआउट आता हुआ मैस्टेक में नजर आ रहा है। ये स्टॉक में करेक्शन पूरा हुआ है, लगातार आउट परफॉर्म करता रहा है। आईटी स्टॉक्स में जो जबरदस्त तेजी है उसका सीधा सीधा फायदा मैस्टेक को होगा। बाय करके यहां पर चलें। 2525 पर 2525 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 2750 रुपए का, दूसरा टारगेट 2825 रुपए का। 2825 के टारगेट के लिए मैस्टेक में खरीदारी कराए।
एक बेहतरीन आईटी कंपनी और यहां पर करे खरीदारी। ये स्टॉक भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। हमारा एसआईपी स्टॉक 2000 रुपए के आसपास हमने यहां पर आपको निवेश की राय दी थी और तब से स्टॉक नॉन स्टॉप तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी और मुझे याद है थोड़ा नीचे के दाम में 1200 से 1500 की रेंज में तो प्रमोटर्स ने भी यहां पर काफी बड़ी स्टेक बढ़ाई भी थी और तब से स्टॉक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नतीजे जबरदस्त। मैनेजमेंट का इंटरव्यू जो हमने किया था उन्होंने भी आउटलुक जबरदस्त दिया है। आइए बढ़ते आगे। थोड़ी देर में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है सेठी साहब, लेकिन उससे पहले बिगुल विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है और प्राइस लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक का फ्यूचर में रेट अभी स्पॉट हुआ है 3870 के आसपास चल रहा है। स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स और जुबिलेंट फूडवर्क की मैं बात इसलिए करना चाहूँगा अनिल जी, ऑलमोस्ट लास्ट 15 दिन से स्टॉक 3850 के ऊपर नहीं जा पा रहा था। आज जिस हिसाब से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर अ मच हायर लेवल फ्रॉम द करंट लेवल। तो करंट लेवल पे खरीदारी की राय है और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर मूवमेंट है मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पुल बैक भी आता है स्टॉक में तो खरीदना चाहिए। 3850 तक भी मिलता है तो खरीदना चाहिए। 3770 का स्टॉप लॉस रखना है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। उसके सामने 3960 और 4000 के टारगेट रहेंगे जुबिलेंट फूडवर्क में। जिस हिसाब से आईटी चल रहा है मुझे लगता है आई थिंक जुबिलेंट फूड शुड आल्सो मूव फ्रॉम द करंट लेवल बिकॉज प्राइस स्ट्रक्चर सिमिलर है इसके लिए एनर्जी। ओके, तो ये है आपके लिए विश्वेश जी की राय। जुबिलेंट फूड उन्हें पसंद आ रहा है इस समय। इस बीच हिंदुस्तान जिंक पर रखिए नजर। एक और फैक्टर शायद जिसकी वजह से आप वेदांता पर थोड़ा परेशानी आते हुए देख रहे हैं। कल हम इसकी बात कर ही रहे थे, बोर्ड बैठक होने वाली थी इनकी डिविडेंड को लेकर। ये होने वाली थी 17 तारीख को, यानी कि आज। उसको अब डिफर कर दिया गया है। अब देखेंगे कब आएगी ये बोर्ड बैठक, ये उन्होंने नहीं करा है। और जो 26 तारीख की रिकॉर्ड डेट थी डिविडेंड के लिए जिस पर आज निर्णय होने वाला था वो भी अब कैंसिल हो चुका है। तो शायद एक और फैक्टर जिसकी वजह से आप वेदांता पर थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक ने बोर्ड बैठक टाली है जहां तक इनके डिविडेंड का सवाल था और जो 26 तारीख की रिकॉर्ड डेट थी जो डिविडेंड आज डिसाइड होता था वो भी अब टल चुका है। ये अभी थोड़ी देर पहले कंपनी ने डिस्क्लोजर डाला है एक्सचेंजेस पर। तो नजर रखिए, हिंदुस्तान जिंक भी काफी तेजी से अब गिर रहा है इस खबर के दम पर, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी खरीदारी हुई थी एक्सपेक्टेशन में कि डिविडेंड आपको आते हुए दिखेगा। एक बार जरा चार्ट पर भी एक बार जरा अनिल जी से भी जान लूं। शायद अनिल जी, एक और फैक्टर जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वेदांता पर परेशानी आ रही है, जो बोर्ड बैठक थी हिंदुस्तान जिंक की डिविडेंड को लेकर, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। सर लेता हूं, तब तक आप चार्ट पे राय ले रहे हैं, चार्ट पे राय ले लीजिए। तब तक एक बार मैं भी इन्फॉर्मेशन देख लेता हूं एग्जैक्टली हिंदुस्तान जिंक क्या कहना चाहता है। तब तक आप चार्ट पे राय ले लें एक बार। बिल्कुल, तो सुमित जी जरा सपोर्ट बताएं कहां आता है, क्योंकि तेजी से गिरा है 5% नीचे हिंदुस्तान जिंक। सर दीपांशु, देखिए स्टॉक के अंदर थोड़ा सा गिरावट तो आया है, स्टॉक के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक के अंदर क्लैरिटी आने दे कि क्या पूरा न्यूज के ऊपर क्लैरिटी आने दे, उसके बाद ये क्लियर होगा कि स्टॉक कहां पर सपोर्ट लेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट अभी चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 308 रुपए 307 रुपए का। अगर ये लेवल्स टूटे तब गिरावट और आएगी, नहीं तो वहीं पर सपोर्ट लेगा स्टॉक। ओके, तो 307 308 पर इसका सपोर्ट आपको आते हुए दिखेगा। ये है बात आपके लिए हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक पर भी आपको दबाव बनते हुए दिख रहा है इस समय। जी अनिल जी। मुझे लगता है दीप, जो वेदांता के लिए सारी खबरें आनी है आज ही आ जाए तो ठीक है, जो होना है स्टॉक में आज ही हो जाए। लेकिन पता नहीं हमें हिंदुस्तान जिंक ने क्यों अपनी बोर्ड बैठक इंटरिम डिविडेंड के लिए रद्द की है। तो पहली चीज तो ये रिकॉर्ड डेट, नेचुरली अगर आज बोर्ड बैठक होकर उस पर अगर डिविडेंड में डिस्कस नहीं होना है तो फिर नेचुरली वो उस रिकॉर्ड डेट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये वही वाला मामला है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूं। याद है जब वो हमने डिविडेंड की बात की मार्च के महीने में कि बीपीसीएल में बड़ा डिविडेंड आने वाला है, करेक्ट। और उस वक्त उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। लोगों को ऐसा लगा जैसे कि बीपीसीएल की बुक्स में से 40-50 रुपए गायब हो गए। वो गायब नहीं हुए थे, डेफर हुए। सेम चीज हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड का पैसा कहीं निकल नहीं गया, भाग नहीं गया, डेफर हुआ है। आज नहीं तो कल आएगा। कोई न कोई रीजन हो सकता है। अब क्या रीजन है वो आपको हमें पता नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने
कोई डेफर किया तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। अब आज दोनों स्टॉक्स का मूवमेंट देखकर, दोनों स्टॉक्स की एक्टिविटी देखकर, इनको देखकर मतलब एक और एक 2 नहीं हो रहे, एक और एक 11 हो रहे हैं। पता नहीं दीप, मुझे लगता है 1-2 दिन है ना, इस तरह के मूवमेंट में जब कुछ चीजें आपको पता ना हो, समझ में ना आए, तो शांति से रहना चाहिए। मैं फिर से एक बार कहूंगा, जो लोग हैं जिनकी होल्ड करने की कैपेसिटी, जिनकी ट्रेडिंग की कैपेसिटी, जिनको 3:30 बजे खत्म करना है, वो तो अपना डिसिप्लिन 3:30 बजे नहीं, 9:30 बजे भी रखें, 10 बजे भी रखें, 10:30 बजे भी रखें, स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और बाकी जिन लोगों की ताकत है इन्वेस्ट करके होल्ड करने की, उन्हें चिंता करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। तो कोई न कोई रीजन होगा, और वो रीजन आपके सामने आएगा कि ये बोर्ड बैठक क्यों टली है, और टली है तो वापस कब होगी। तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, आज 2 खबरें आपके लिए एक तरह से समझ लीजिए वेदांता के लिए आ गई, एक मद्रास हाईकोर्ट का और एक दूसरा ये हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक का टलना, दोनों ही वेदांता के लिए नेगेटिव खबरें हैं। और इस हिसाब से अगर स्टॉक गिरा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। शायद यही एक वजह है जिस पर स्टॉक रिएक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। आइए बढ़ते हैं आगे एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, लेकिन आज वो फील्ड पर है, और फील्ड पर होने की वजह से है फोन पर, तो लिंक पर नहीं, फोन पर। आइए चलते हैं चेतन के पास, जानते हैं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर चेतन के पास। चेतन बताइए। सर, ये आईडीबीआई बैंक की स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए। इनफैक्ट ये माना जा सकता है कि सरकार ने आईडीबीआई बैंक की स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल पे प्रतिक्रिया काफी तेज कर दी है। आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक सेल के लिए लीगल एडवाइजर का फाइनेंशियल बिड 18 अगस्त को ओपन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, लगभग 8 नाम हैं जो हमने एक्सेस करे हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। क्रॉफोर्ड बेली, एलएनएल पार्टनर्स, मेसर्स सिंक लिंक लीगल, एसएन एसोसिएट, सराफ एंड पार्टनर्स लिमिटेड, एसएनजी एंड पार्टनर्स, सुराना एंड मेसर्स ट्राई लीगल। अब सबसे बड़ी खबर है कि क्योंकि 8 एडवाइजर्स इसमें इन्वॉल्व है, लीगल एडवाइजर्स, तो डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होने वाली, क्योंकि ज्यादा तौर पे देखा जाता है कि अगर कम एडवाइजर्स किए जाते हैं तो उसके लिए काफी इशू किया जाता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन जहां तक 8 का सवाल है, वो बहुत अच्छी खबर प्रतिक्रिया होगी। इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल के लिए बता दूं, भारत सरकार अपना स्टेक सेल करना चाहती है आईडीबीआई बैंक में, तो ये डेफिनेटली काफी अच्छी खबर रहने वाली है आईडीबीआई बैंक के लिए। मैं बता दूं, ये 18 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। 12 बजे शुरू होगा, 12 से लेकर 2 बजे तक होगा, और हर कंपनी को शुरू होगा 12 से लेकर 2 बजे तक होगा, और हर कंपनी को 15 से 20 मिनट का टाइम स्लॉट दिया जाएगा इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं काफी तेज प्रतिक्रिया आईडीबीआई बैंक की स्ट्रेटेजिक सेल के लिए करी जाएगी। आईडीबीआई बैंक में स्टेक सेल के लिए एक कदम और आगे बढ़ती हुई सरकार, कल लीगल एडवाइजर्स के लिए फाइनेंशियल बिड्स खुलेंगे, और जो भी लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं इस आईडीबीआई बैंक की सरकार की तरफ से स्टेक सेल को लेकर, वो अपनी बिड रख पाएंगे, और ये कल बोली खोली जाएगी। तो एक कदम आगे बढ़ती हुई आईडीबीआई बैंक पर सरकार इस वक्त, और ये है बड़ी खबर इस वक्त की। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आईडीबीआई बैंक, चार्ट देखिए सुमित जी, दीजिए अपनी राय। मोमेंटम आया है, न्यूज के साथ साथ स्टॉक पे थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और डेज हाई पे आ चुका है। स्टॉक का 40 रुपए का इमीडिएट हर्डल है। 40 रुपए का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है 40 रुपीज, तो उसके बाद स्टॉक में 42 से 44 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि ये न्यूज आती है और उसका कैसा रिएक्शन आता है, बट फिलहाल चार्ट्स के ऊपर पॉजिटिव हो रहा है। तो ये है आपके लिए आईडीबीआई बैंक पर एक बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा अपडेट आता हुआ इस वक्त चेतन की तरफ से। ये है बड़ी खबर आपके लिए। कल रहेगी नजर इस काउंटर पर, फिर से लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट करने की तैयारी। आइए बढ़ते आगे, वक्त है 2:30 बजे सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज 2 स्टॉक कैश मार्केट के, दोनों में खरीदारी करनी है। ये दोनों 2 स्टॉक है, दोनों कैश मार्केट के, और दोनों में खरीदारी करनी है अनिल जी। बताएं सर, शुरुआत करिए पहले स्टॉक के साथ। पहला स्टॉक अनिल जी एक आईटी कंपनी है, मिड कैप आईटी कंपनी है। स्टॉक का नाम है सैकसॉफ्ट, SAKSOFT, जो कि अभी 690-91 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी है। जबरदस्त नतीजे थे। जून क्वार्टर में पैट आया था 17 करोड़ का, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में था 10 करोड़, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 12 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ हुआ था। फिर आपके कंपनी के दमदार फंडामेंटल्स है,
18% का ROE है, एक जीरो डेट, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट है वो अराउंड 36% का है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 69.1% की हिस्सेदारी है और प्लेज कुछ है नहीं। और अनिल जी, आज पूरा IT सेक्टर कमाल कर रहा है और विद इन द स्पेस जो मिड कैप IT स्टॉक्स है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। और ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीएस से काफी सस्ता है, 14 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि जो इस तरह की कंपनियां हैं मिड कैप IT स्पेस में वो 30-35 टाइम्स भी ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। शॉर्ट टर्म का मेरा इसमें टारगेट है 720 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 675 रुपए का। 675 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट। खरीदारी करने के राय सेक्सॉफ्ट मिड कैप IT कंपनी पर फोकस रखें आप। यही स्पेस है जहां पर आज पैसा बनता हुआ दिख रहा है तेजी करके। आइए बढ़ते हैं आगे और उसके बाद सिरे साहब से लेते हैं दूसरी पिक। बताएं सर। अनिल जी, जो मेरी आपकी दूसरी पिक है वो भी एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली स्मॉल साइज कंपनी है। कंपनी का नाम है प्लास्टी ब्लेंड, PLASTIBLEN, ये नाम से, इस सिंबल से NSE में ट्रेड होता है। स्टॉक 282-83 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भारत की कलर और एडिटिव मास्टर बेचेस और थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और एक्सपोर्टर है। ये जो प्रोडक्ट है इनका प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम आता है। कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है, 40 देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, डेट इक्विटी रेशियो 0.10, अच्छी कैगर से कंपनी ग्रोथ दर्ज कर रही है। और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 18-19 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इसके जो पीयर्स है इस तरह की कंपनी है वो भी 30-32 के लेवल पे, 30-32 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। बाकी जून क्वार्टर भी काफी अच्छा था। मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में टारगेट है 295-300 का, स्टॉप लॉस रखना है 275 रुपए। ओके, तो दो कैश स्टॉक्स आपके लिए, सैक्सॉफ्ट जो IT सेक्टर मूव कर रहा है और प्लास्टी बेंड्स एक और काउंटर जो सेठी साहब आपके लिए चूज करके लाए हैं। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। सर आइए फिर मार्केट पर इस समय क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस पर भी डाल लेते हैं नजर। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अगर आप एशिया की स्पेशली बात करेंगे सर, तो आज देखिए चाइना 2% गिरा है, हांगकांग में 1.5% की आपने गिरावट देखी है। और वो इसलिए क्योंकि चाइनीज सरकार जो 2 हफ्ते से थोड़ा एक्शन कम ले रही थी, अब वापस इंटरनेट स्टॉक्स पर उन्होंने एक्शन बढ़ा दिया गया है। रेगुलेटरी एक्शन लिए जा रहे हैं, कुछ नए ड्राफ्ट रूल्स की यहां पर बात की जा रही है। कंपटीशन को कम करने के लिए या कंपटीशन को थोड़ा ठीक करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है, जिसलिए टेंसेंट, अलीबाबा, ये सारे शेयर्स आज 4 से 5% चाइना में फिसले। तो बड़ी गिरावट वहीं से आई है। डाउ फ्यूचर्स की भी बात करें सर, तो करीब 150 पॉइंट्स नीचे इस समय डाउ फ्यूचर्स आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको सुस्ती दिख रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिरकर 1.22% पर है। और आज शाम अमेरिका में रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं जुलाई महीने के, जहां पर सबकी नजर बनी हुई है। कच्चे तेल में भी थोड़ा दबाव आप इस समय देख रहे हैं, हालांकि गोल्ड में खरीदारी आ रही है इस समय। क्या करें सर जहां तक मार्केट्स का सवाल है? पहली बात तो ये कि जब तक 16,475 के नीचे निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक आप पूरा भरोसा रखेंगे निफ्टी पर आप कमजोर नहीं है, कहीं कोई खराबी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 16,475 के नीचे भी हम थोड़ा सा अलर्ट है, खराब नहीं है। खराब होने के लिए अभी भी लेवल काफी दूर के हैं। जब तक आप 16,350 के नीचे बंद नहीं होते तब तक कोई भी करेक्शन एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन है। लेकिन फिर भी एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जिन्हें सिर्फ आजकल के लिए ट्रेड करना है, आपका स्टॉप लॉस 16,475 16,450 का होता है और उससे अभी भी आप लगभग 90-100 पॉइंट ऊपर है। तो इंडेक्स पे कोई खास समस्या है नहीं। डेटा क्या बता रहे हैं? डेटा बता रहे हैं 16,500 का और इसके आसपास का लेवल होल्ड होना चाहिए सपोर्ट के तौर पर। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है निफ्टी में 16,500 पर। 84 लाख शेयरों का 27 लाख शेयर आज जुड़े। तो अगर यहां से 51 पॉइंट आप गिरते हैं, 60 पॉइंट गिरते हैं, तो 16,475 16,500 के आसपास खरीदारी का मौका बनेगा। पहली चीज, स्टॉप लॉस आप 16,450 का कर लीजिए। दूसरी बात यह कि 16,550 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 16,550 के कॉल्स पे 41 लाख शेयर हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो 16,550 के ऊपर होने पर 41 लाख शेयर 16,550, 43 लाख शेयर 16,400, यानी कि लगभग 85 लाख शेयर यहां पर कॉल राइटर शॉर्ट हैं और ये निफ्टी को ज्यादा नीचे आने नहीं देंगे। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? 16,600 हल्की रुकावट है। मैं अब भी कहूंगा दीप, निफ्टी में डेटा अभी भी थोड़े शॉर्ट साइड पर हैं।
अभी भी हल्की फुल्की अपसाइड की गुंजाइश है निफ्टी में, क्योंकि जिस तरह से 16,500 16,500 पर कॉल राइटिंग हुई है, तो बस ये है कि थोड़ा रुक रुक कर अटक कर चल सकता है। तो इनिशियली 16,500 16,600 की रेंज को फोकस करके चलें। कुछ अच्छी चीजें, कुछ खराब चीजें। अच्छा क्या है, पहला, पुट राइटर्स सबसे मजबूती से 16,500 पर खड़े हैं, तो उसके नीचे आसानी से नहीं जाएगा। कॉल राइटर्स 16,500 16,550 पर हैं, ये भी शॉर्ट कवरिंग के लिए जल्दी आएंगे, ये नीचे नहीं जाने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपका पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर था। अच्छी बात दीपिया को वो घटकर 150 पर आ गया, तो जिस पुट कॉल रेशियो की बात हम आज सुबह भी कर रहे थे, वो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ है, लाइट हुआ है ओवरबोर्ड से। ये भी एक अच्छा संकेत है कि बाजार में आज निफ्टी में भी थोड़ी लोगों ने ट्रेडिंग की पोजीशन कम की है, तेजी की पोजीशन की है। अब नेगेटिव साइड पर क्या है, 5 दिनों तक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद हो सकता है अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी हो, कोई खास बात नहीं, हो भी सकती है और होगी भी। आज नहीं होगी तो एक आध दिन में कभी न कभी होगी। कल आपके लिए वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है, और दूसरा है कि कल के सेशन में एफआईज के आंकड़े थोड़े से ढीले आते हुए दिखे और हो सकता है आज फिर से दिखे, तो उस लिहाज से अपसाइड भी लिमिटेड है और डाउन साइड भी। मतलब बाजार थोड़ा वक्त बिताएगा यहां पर, और वक्त बिताएगा तो ऐसे में फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनानी है। जो आपकी तेजी की पोजीशन है उसे 16,450 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, लॉन्ग है तो। शॉर्ट है तो 16,600 के लेवल से होल्ड करें। 16,500 के नीचे आए शॉर्ट काटना शुरू करें, लॉन्ग करना शुरू करें। 16,600 के आसपास आए, लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। उसके ऊपर जाए तो शॉर्ट काट लें। ये आपके लिए रेंज को ट्रेड करना है। तो लंबे समय बाद, एक तरफा मूव के बाद आज पहली बार छोटा सा एक संकेत रेंज बाउंड ट्रेड का आता हुआ दिखा है। ये सारे संकेतों के बीच में तो निफ्टी में समस्या कोई खास नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी जब तक 35,500 होल्ड होता है तब तक दिक्कत वाली बात बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि वो मजबूती नहीं, 2 दिन 36,000 के ऊपर क्लोज देने के बाद बैंक निफ्टी आज 36,000 के नीचे क्लोज दे रहा है। यही समस्या है बैंक निफ्टी की। 2 से 3 दिन लगातार कभी क्लोजिंग दी नहीं है 36,000 के ऊपर। ऐसा लगता है 2 दिन तक अब 36,000 के ऊपर क्लोज दे देगा, तीसरे दिन जाकर नीचे ढस। तो आज भी वैसे ही होने वाला है। तो नीचे की तरफ 35,500 से 35,700 की रेंज जहां पर आप बैंक निफ्टी पर हैं, ये मजबूत सपोर्ट जोन है। कमजोरी आपको तभी माननी जब आप 35,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। फ्रेश कमजोरी जितना है उतना तो है ही है। ऊपर में 35,800 36,000 रुकावट की लेवल है। मजबूती वापस तभी आएगी जब आप 36,000 के को पार करें। तो ये 500 पॉइंट की रेंज है, उस रेंज के बीचों बीच में सिंपल। तो जितना आप 35,500 के नजदीक खरीदेंगे, जितना 36,000 के नजदीक बेचेंगे, उतना सेफ है बैंक निफ्टी पर भी। तो ये है ओवरऑल। इंडेक्स में बहुत ज्यादा समस्या नहीं, निफ्टी में, इवन बैंक निफ्टी में भी इस करेक्शन के बाद बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो है ही, बस सिंपल सी बात। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय मार्केट का मूड माहौल। मूव आपको आती हुई दिख रही है थोड़ा 35,500 35,700 की रेंज में। अब निफ्टी बैंक के सपोर्ट को आप ढूंढिए, उस सपोर्ट लेवल के जस्ट ऊपर ही इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से मार्केट स्ट्रैटेजीज। बीच टेक्सटाइल स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, क्योंकि अहम फैसला आने वाला था सरकार की तरफ से टैक्स ड्यूटीज को लेकर, रेमिशन ऑफ टैक्स ड्यूटीज को लेकर। वो भी आपको अब थोड़ी देर में आते हुए दिख रहा है। नई दरें यहाँ पर लॉन्च करने वाली हैं। रिमेंबर, ये यूरोप में जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पर एक सब्सिडी दी जाती थी, थोड़े समय के लिए रोक दी गई थी, अब इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वहां पर भी हम नजर रख रहे हैं। दरों का ऐलान सरकार करती हुई दिख रही है। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स, स्पेशली रेडीमेड गारमेंट्स, अपैरल मेकर्स जो यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर आपको रखनी चाहिए नजर। नजर रखिए बाजार के एक्शन पर भी, क्योंकि हालांकि इंडेक्स पर आपको सुस्ती दिख रही है, पर कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो आपको मूव दिखा रहे थे। और टेक्सटाइल से जुड़ा एक स्टॉक है जो थोड़ी देर पहले मूव दिखा रहा था। कुणाल जी से मैं पूछना भी चाह रहा था, कुणाल जी ट्रेंड पर जरा राय दें, क्या व्यू बनता है इस काउंटर पर सर? देखिए, चार्ट अच्छा है ट्रेंड का। दीपांशु, काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हमने रनवे रैली नहीं देखी, जिस तरह की अपेक्षा थी कि इसमें एक तरफा तेजी बनेगी, वो नहीं हुआ है। लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है, मुझे लगता है कि एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। दोबारा से स्टॉक जो है वो 950 रुपए 960 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक रेंज का कारोबार ज्यादा है। मेरी राय में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं 960 के टारगेट से बिल्कुल इसमें पोजिशन बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए ट्रेंड। ब्रांडेड रिटेल यहां पर आपको नजर रखनी है 2% ऊपर। आइए, विश्वेश जी ने एक स्टॉक आइडेंटिफाई करा है बिगुल, उनके लिए विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी।
देखिए दीपांशु, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ओला इलेक्ट्रिक जो अनाउंसमेंट था भविष्य अग्रवाल का ओवर वीकेंड, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स में एक दबाव दिखा था, बजाज ऑटो में, हीरो मोटर में। लेकिन अब प्राइस एक्शन जो है वो कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, वेजिन सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट्स में हैव गॉट ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे मेरी ओर से जो ट्रेड है वो है हीरो मोटोकॉर्प पे, टू व्हीलर की दिग्गज कंपनी है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मेरे हिसाब से 2770, उसके नीचे गया आज के सेशन में, वॉल्यूम हुआ और अब वो 2770 के ऊपर आ रहा है। तो दिस इज इन माय ओपिनियन अ वेरी शार्प साइन कि कहीं ना कहीं वो लेवल ब्रीच करके शॉर्ट्स ट्रिगर हुए और वहां पे शॉर्ट्स ट्रैप हुए। अब अगर मैं डेटा की बात करूं दीपांशु, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में 2800 के कॉल में 9,67,000 का ओपन इंटरेस्ट है और ओवरऑल कॉल साइड अनवाइंडिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,80,000 का अनवाइंडिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉल्स गॉट ट्रैप, फ्यूचर्स गॉट ट्रैप, हीरो मोटर कुड बी दी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। तो यहाँ पे हीरो मोटर को ट्रेड करना है, लॉन्ग साइड करना है, और मुझे लगता है काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2720 के आसपास। उसके सामने 2900 तक के टारगेट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है विद द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर स्पेस में जो एक मंदी थी वो शायद एक शॉर्ट ट्रिगर कर सकती है। सो विद अ वेरी कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस हीरो मोटर को लॉन्ग करने की सलाह। ओके, तो हीरो मोटो पर खरीदारी की सलाह आ रही है विश्वेश जी की तरफ से। वीकनेस के बाद अब रिबाउंड के लिए तैयार हो रहा है काउंटर, 2900 के लेवल्स तक आपको स्टॉक जाते हुए दिखेगा। चलिए नजर रखेंगे हीरो मोटोकॉर्प फिलहाल खरीदारी दिखाता हुआ। पर आइए आज की जो बजिंग स्पेस है आईटी, और स्पेशली जिस तरह से मिड कैप आईटी काउंटर्स में एक्शन बन रहा है, वायदा कारोबार के भी और कैश मार्केट के भी, जानते हैं कुशल के साथ कि बाजार का इतना बड़ा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है आईटी स्टॉक्स में, स्पेशली मिड कैप्स। कुशल बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। दीपांशु, देखिए बाजार के सभी एनालिस्ट जो हैं वो अब आईटी स्पेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, फिर वो चाहे कोई भी कैटेगरी की आईटी कंपनी हो। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा दिनों से, इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से मिड कैप आईटी कंपनियों में सबसे ज़्यादा एक्शन हमें आता हुआ दिखा है, और पिछले 1-1.5 हफ्ते से अगर आप देखें तो जो बाजार के दिग्गज आईटी स्पेस हैं वहां पर हमें एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरह का अब डिमांड इन्वायरमेंट बना हुआ है पेंडेमिक के बाद, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, वो अब लंबी अवधि की साइकिल प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट एनालिस्ट जो है ये अनुमान करके चल रहे हैं कि अगले 4-5 सालों तक ये जो तेजी है, जो डिमांड इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। इनफैक्ट FY24 तक तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो हाई डबल डिजिट ग्रोथ में होती हुई दिखेगी। साथ ही जो मजबूत डील पाइपलाइंस और जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उससे काफी अच्छा पॉजिटिव बिल्डअप हो रहा है। और दमदार FY22 गाइडेंस जो है वो भी काफी सारी कंपनियां देती हुई नजर आ रही हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स जहां तक बात करें, अगर हम नैस्डैक से कंपेयर करेंगे तो अभी भी करीब 20% के डिस्काउंट पर ये उपलब्ध है। तो आगे के लिए भी जो स्पेस बच रहा है पॉजिटिविटी के लिए, वो भी काफी ज्यादा है। और साथ ही कंपनी जो है, जितनी भी कंपनियां हैं आईटी में, वो न्यू ज्योग्राफीज और साथ ही जो नए वर्टिकल्स हैं वहां पर एंट्री ले रही है, क्योंकि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको अक्रॉस इंडस्ट्रीज इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की नोट पे उन्होंने ये कहा था कि उनको माइंडट्री और साथ ही एम्फेसिस, ये दो स्टॉक्स की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी ज्यादा पसंद आ रही है। आगे के लिए काफी अच्छे बुलिश जो थॉट्स हैं वो उनको इस नोट में नजर आए। KPIT टेक देखिए 25-26% की दमदार ग्रोथ उन्होंने ऑलरेडी दिखा दी है। 1 अगस्त से लेकर अब तक के जो रिटर्न्स है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनफैक्ट जो बाजार के दिग्गज हैं TCS और HCL टेक, वहां पर भी 10% से ज्यादा की ग्रोथ है। तो अक्रॉस कैटेगरीज आपको आईटी स्पेस जो है काफी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो आईटी स्पेस से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। मिड कैप आईटी में देखिए कई सारे स्टॉक्स हैं जो रेगुलरली हमारे एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं। KPIT टेक, बिरला सॉफ्ट, वहां पर आपको बढ़िया मूव आ रही है। टाटा एलेक्सी आज का विनर रहा है, 8% की तेजी इस पर। एम्फेसिस, मैस्टेक, माइंडट्री, सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। स्वागत है आपका चोपड़ा साहब, गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है सर आईटी काउंटर्स में, स्पेशली जो मिड कैप आईटी की तेजी आई है, कैसे देखें इसे? मुझे लगता है कि अभी जो भी स्टेबिलिटी दे रहे हैं पोर्टफोलियोज को, वो आईटी कंपनीज ही हैं। और मुझे लगता है खास करके जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और ये बात समहाउ कोविड ने हमें सिखाई हम सबको कि अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो कि जिसके बिना हम पूरी दुनिया नहीं चल सकती, वो टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो छोटी मझोली कंपनीज हैं, बिरला सॉफ्ट का नाम आपने लिया, मास्टेक का आपने नाम लिया, और केपेट का नाम आपने लिया,
तो इन जेंसार एक और कंपनी है जो आरपीजी ग्रुप की है, इन सब कंपनियों में इन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यूज किया है, अच्छा प्रोडक्ट लाइंस हैं इनके पास और अच्छे क्लाइंट्स भी हैं और ये नए क्लाइंट्स एक्वायर भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मिड कैप आईटी स्पेस में कंपनीज हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी निरंतर रूप से, और जिन भी कंपनीज का भी जो हम नाम लिया गया, मुझे लगता है लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में ये आपको ईयर ऑन ईयर 15 से 20% कमा के देंगी और काफ़ी इनमें से डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज भी हैं, तो अच्छी लगती हैं विद अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। हाँ, थोड़ी गिरावट यदि मार्केट में आई तो इनमें भी गिरावट आएगी, मगर मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से वापस भी आ जाएंगी ये कंपनीज। तो मिड कैप आईटी कंपनीज में जो भी हमने नाम लिए ये बहुत अच्छी लगती हैं, इंक्लूडिंग माइंडट्री भी एक और कंपनी है जो मैं नाम लेना चाहूँगा। माइंडट्री भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए, तो ढेरों मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जो चोपड़ा साहब के रेडार पर भी आ रही हैं, नजर रखिए इन पर, आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिखेगा। बट एक स्टॉक जो लगातार सरप्राइज करते हुए दिख रहा है बाजार को, अपोलो हॉस्पिटल्स, इस पर डालिए नजर। आज सुबह से ही पॉजिटिव है, बल्कि 3-4 दिनों से हम बढ़िया एक्शन इस पर देख रहे हैं। जब से इसके नतीजे आए हैं, एक वन वे रैली में बना हुआ है और अब देखिए फ्रेश अपमूव आपको अपोलो हॉस्पिटल्स फिलहाल ट्रेड में दे रहा है। पिछले 2-3 दिनों का एक्शन देखेंगे तो करीब 20% की रैली आपको ये काउंटर दिखा चुका है। फ्राइडे के क्लोज से अब तक की मूव देखेंगे और अभी भी 11.5% ऊपर अपोलो हॉस्पिटल्स चल रहा है। वागले साहब, एक बार रिविजिट करिए इसके चार्ट को, क्या व्यू बनता है सर? ऑलरेडी जो 2 दिनों में 20% की रैली आ गई है। दीपांशु, रैली कंटिन्यू होते हुए दिखती है। 4950 का मेरा टारगेट होगा। यहाँ से भी 100 रुपए की रैली आनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री का सवाल नहीं है क्योंकि स्टॉप लॉस मैच नहीं होगा। मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड था, लेकिन जो स्पीड से ये निकल गया किसी के हाथ में नहीं आया, बहुत ही तेज चला गया। अभी मेरे पास कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई टारगेट नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे पोजिशनली इसमें बने रहे, लेकिन इंट्राडे या 1-2 दिन के व्यू से अभी एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की होगा। बिल्कुल, तो अब एंट्री करना थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि 20% अगर स्टॉक 2 दिनों में दौड़ जाए तो फिर आप देख सकते हैं कैसी मूव है। और वायदा कारोबार का स्टॉक है, ये कैश मार्केट स्टॉक नहीं है, पर नजर रखिए 12% इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स तेजी में आते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब, आप ट्रैक करते हैं इसको क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स में जबरदस्त एक्शन आया नतीजों के बाद। बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा स्टॉक इस स्पेस में भरपूर तेजी दिखाता हुआ। देखिए, ये बात तो सत्य है दीप, की कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छे रेवेन्यूज कमाए ड्यूरिंग कोविड, और उसके बाद भी जो लोग कोविड से ठीक होकर गए वो भी फॉलोअप के लिए आते रहे, उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस रही हैं। तो जब भी इस तरीके की महामारी आती है तो आई थिंक, जैसे मैंने आईटी के बारे में बोला, तो दूसरा जो सेक्टर था वो हेल्थ केयर सेक्टर था और हॉस्पिटल्स का सेक्टर था। यहाँ पर वेटिंग लाइंस थी और हफ्ते 10-10 दिन तक कोई बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो जाहिर है कि रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आने ही थे और ये रिजल्ट का रिएक्शन ही है। और मुझे लगता है कि नो डाउट बहुत अच्छा किया है। प्रॉफिट बुक करा जा सकता है यहाँ पर अगर किसी के पास पुराना पड़ा हुआ हो, क्योंकि ये इस तरीके की तेज़ी काफ़ी बड़े स्टॉक में मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना बनता है। हालांकि अगर नीचे गिरता है तो दोबारा से लेने के लिए भी मैं इसमें रिकमेंडेशन दूंगा, मगर फिलहाल अभी फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं और इसमें प्रॉफिट बुक करते चलें। ओके, तो ये है अपोलो हॉस्पिटल पर आए। हालांकि कल जब हम फोर्टिस हेल्थ केयर के टॉप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी साहब हमारे साथ थे, तो उनका ये कहना था चोपड़ा साहब की, अगर कोविड के वक्त भले हॉस्पिटल फुल रहता है लेकिन बिजनेस कम होता है, मतलब जो चार्जेस वगैरह मिलते हैं वो लिमिटेड होता है ना, कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। सो नॉर्मल माहौल में उनके मार्जिन्स बेहतर होते हैं, बिजनेस ज़्यादा होता है। तो अगर बैक टू नॉर्मल आ रहा है तो शायद उनके लिए बिजनेस ज़्यादा होगा। ऐसा कल मैंने एक्चुअली कल उनको चोपड़ा साहब स्पेसिफिकली पूछा, मैंने कहा भाई आपका बिजनेस कब ज़्यादा अच्छा चलता है, कोविड के वक्त या बिना कोविड के वक्त? तो रघुवंशी सर ने कहा कि नहीं, हमारा जब कोविड ना हो नॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा होता है। जी सर। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इस दौरान पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हुई वो कार्डियोलॉजी रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई, और इस दौरान बहुत सारी पीटीसीएस या जो स्टेंटिंग के प्रोसेस होते हैं वो हुए। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना केवल पल्मोनरी जो कि सांस से रिलेटेड डॉक्टर्स थे उनका काम मिला, बहुत सारे लोगों को जोड़ों के इश्यूज हुए, तो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को काम मिला। ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से, कैपिंग की वजह से इनका कोई बिजनेस हर्ट हुआ। दूसरी चीज, जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ कैपिंग करी थी इलाजों के लिए, तो उसके अलावा जैसे पीपीई किट्स के
लिए इन्होंने चार्ज किए और बहुत तरीके से अलग अलग भांति भांति से नए नए तरीके, इंजीनियर्स तरीके निकाले गए जहां पर पेशेंट्स को चार्ज किया जाए। तो इस ऐसे रेवेन्यूज नहीं आए हैं। अगर स्पेशलिटीज चली नहीं रही थी तो रेवेन्यूज कहाँ से आ गए? तो मेरा ये मानना है कि इस दौरान बहुत अच्छे रेवेन्यूज आए और खास करके कार्डियोलॉजी रिलेटेड जो मेरे पास जो हैंड्स ऑन रिपोर्ट है, जो मैं कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी मैंने, तो मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजी रिलेटेड केसेस काफ़ी आए और बहुत अच्छे रेवेन्यूज बनते हैं हॉस्पिटल्स के कार्डियोलॉजी के केसेस में। है आपके लिए हॉस्पिटल्स पर आए। आज दिन है अपोलो हॉस्पिटल का, जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार के दो शेयर देखिए, एक 10% ऊपर है, दूसरा 10% नीचे, और ऊपर है अपोलो हॉस्पिटल, जबरदस्त कमाल करता हुआ दिख रहा है। नीचे है वेदांता 10% नीचे, फिर से 303 के आसपास यहां पर मार पड़ती हुई, जबरदस्त 10% का नुकसान। अपोलो 12% मजबूत है और एक और स्टॉक तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है, वो है अभी अभी जो पसंद किया है विश्वेश जी ने, जुबिलेंट फूड 3960 3947। विश्वेश जी, टारगेट आ गया या टारगेट के नजदीक पहुंचा है आपका जुबिलेंट? अनिल जी ऑलमोस्ट 100 रुपए का मूव हो गया हमारा देने के बाद। मेरा ये मानना है अनिल जी, देखिए अभी एक ही पैटर्न चल रहा है कि कंसोलिडेशन होता है, वो ब्रेकआउट होता है, वापस कंसोलिडेशन होता है, वापस ब्रेकआउट होता है। आप माइंडट्री ले लो, अपोलो हॉस्पिटल ले लो, जुबिलिएंट फूड ले लो, या कोई भी आईटी कंपनी ले लो, तो होता क्या है मुझे जो लग रहा है, आई थिंक द स्कैरसिटी टू समथिंग लाइक जुबिलिएंट फूड चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन एनवायरमेंट जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो एज अ ट्रेडर अगर आपने लिया 100 रुपए का मूव मिल रहा है, 25,000 पर लॉट होता है, बुक करना चाहिए। वापस नीचे मिले तो ऐड करना चाहिए। गुड एंट्री शुड नॉट बी वेस्टेड। मेरे हिसाब से 4000 प्लस के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुबिलेंट फूड में। ओके, तो वापस गिरे, वापस खरीदारी करिए, बट मोमेंटम इस पर बरकरार है। जुबिलेंट फूड मौका को हाथ से ना जाने दे। 4.5% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी की अभी थोड़ी देर पहले राय आई थी, पहला टारगेट हिट जुबिलेंट फूड पर। एक स्टॉक जो लगातार कमजोरी में रहा है और अब शायद कुछ नए ट्रिगर्स आ रहे हैं जो इसकी कमजोरी दूर कर पाए, लुपिन। आइए जानते हैं देवांशी के साथ, बड़ी गिरावट के बाद अब कुछ नए डेवलपमेंट्स जो लुपिन में हो रहे हैं वो क्या हैं। देवांशी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए आज ही लुपिन के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है कि कंपनी के मैनेजमेंट अब नई जियोग्राफीज पर वॉच आउट करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो नई जियोग्राफी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनका कहना है कि अब वो चाइना के मार्केट्स में एंटर करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि लुपिन का जो जितने भी रिस्पायरेटरी इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से मजबूती से यहाँ पे कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बिक्री यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लेकिन इनके जो इनहेलर का पोर्टफोलियो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीन में अब मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और वहां पे नए पार्टनर्स की तलाश कर रही है कंपनी। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 3 से 4 साल में, मैक्सिमम 5 साल में कंपनी की योजना है कि जो इनका इनहेलर पोर्टफोलियो है, जो ऑलरेडी इनको मंजूरी मिल चुकी है यूएस एफडीए से और कमर्शियलाइज हैं, वो सेम प्रोडक्ट्स अब चाइना में लॉन्च करने की योजना कंपनी की तरफ से है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनी ढूंढ रही है जहां पे वो मैन्युफैक्चर कर सके लोकली, ताकि उनकी लेबर कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाए। और साथ ही जो मार्केटिंग पार्टनर है उसकी तलाश में कंपनी है। इसके साथ ही हम सब जानते हैं कि जो यूएस में उनका पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो प्राइस इरोशन की भी हम बात करते हैं, इसके बावजूद क्योंकि इनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा का जो मार्केट शेयर है इनहेलर पोर्टफोलियो में वो कंपनी के पास है यूएस में भी। तो इसके चलते आने वाले समय में भी ये ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है कि इससे जो बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की भी राय ले तो नॉमरा यहाँ पे खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। करीब 1300 तक के लक्ष्य हैं इनके। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1335 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। इन सब का यही मानना है कि आने वाले समय में एक तो यूएस का जो ट्रिगर है वो काफ़ी अहम होगा, इसके साथ ही यूरोपियन बाजार में कंपनी जो एक्सपैंड करने की सोच रही है, चीन के बाजार में जो एक्सपैंड करने की सोच रही है, उनसे उनको जो सेल्स है, एबिटा है, उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। तो लुपिन इसी के चलते हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे गेन्स इस स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो लुपिन पर आप रखिए नजर। वैसे स्टॉक गिरावट के ट्रेंड में रहा है, बट अब कुछ राहत के संकेत आपके लिए इस पर आते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी, कोई राय देंगे? लुपिन के चार्ट पर हमने देखा था इसमें काफी तेज गिरावट आई थी। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ 15-16% फिसला था, वहां से फिर इन लेवल्स पर संभला हुआ है 950 के करीब, वहां से ज्यादा ऊपर नहीं गया है। पर क्या अब थोड़ा बाउंस बैक दिखा सकता है लुपिन? देखिए दीपांशु, बाउंस बैक दिखा सकता है। इसका एक सपोर्ट है 970 के अराउंड, वहीं पर ही ये थोड़ा सा लटका हुआ है।
बट मुझे लगता है दीपांशु यहाँ पर ताकत नहीं दिखानी चाहिए। लुपिन में बाउंस बैक में प्ले करने के लिए दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक आ सकता है, बट बाउंस बैक में निकलने की राय होगी। अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कोई भी रैली आती है तो लुपिन से स्विच करें। तो दूसरे अच्छे विकल्प जो बंसल जी आपके पास मौजूद हैं वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में बिगुल के बाद। नहीं अनिल जी, देखिए जैसे अभी हमने मैस्टेक दिया, अभी विश्वेश जी ने जुबिलिएंट फूड दिया और आप भी देते रहते हैं, तो सब लोग जो विकल्प दे रहे हैं अनिल जी वो सारे अच्छे विकल्प हैं। वहां पर जाएं, मतलब कि अकेली जिम्मेवारी मेरे पे मन ना डालें आप अनिल जी। तो नहीं, तो अकेले तो आप पे नहीं डाल रहा, आपके साथ कुणाल जी भी है, लेकिन विश्वेश जी ने जो किया जुबिलेंट फूड में उसकी क्रेडिट आप कैसे ले रहे हैं? विश्वेश जी तो खुद देने को तैयार नहीं है कि विश्वेश जी बोल रहे मैंने अकेले नहीं किया सारा काम। नहीं अनिल जी, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं जैसे विश्वेश जी ने एक अच्छा विकल्प दिया तो उस तरफ नजर रखें। ओके, चलिए थोड़ी देर में बेहतरीन विकल्प आपके पास आते हुए दिखेंगे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तब तक आइए बढ़ते आगे। वरुण हमारे साथ तैयार है। स्टरलाइट पावर इसके आईपीओ की तैयारी है। वेदांता ग्रुप आज सुर्खियों में, ढेर सारी खबरों की वजह से। कुछ खबरें खराब है तो कुछ अच्छी खबर भी। अच्छी खबर यह कि इनकी सब्सिडरी कंपनी, ग्रुप कंपनी स्टरलाइट पावर आईपीओ लाने की तैयारी में। क्या है पूरी खबर, जानते हैं वरुण से। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, फाइनली इन्होंने डीआरएचपी जो है वो फाइल कर दिया है, सेबी से अप्रूवल मांगा है। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर बताई थी कि इसी साल दरअसल स्टरलाइट पावर का आईपीओ जो है वो आने वाला है और उसके तरफ दरअसल स्टरलाइट पावर जो है अब बढ़ चुका है। इन्होंने सेबी में अर्जी दाखिल कर दी है। हालांकि जो फंड ये जुटाने वाले हैं करीब 1250 करोड़ के आसपास के हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि हो सकता है कि 2000-3000 करोड़ के आसपास भी जुटाए, लेकिन शायद इनको जरूरत नहीं है। इसके लिए 1250 करोड़ के आसपास जो है वो इस आईपीओ से जुटाने वाले हैं। देखिए, इस कंपनी की वैल्यूएशन अगर आप मार्केट में देखें तो करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास की आकी जा रही है। 2016 में स्टरलाइट टेक से ये कंपनी अलग हुई थी, जो पावर कारोबार है वो अलग हुआ था और उसके बाद स्टरलाइट पावर जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। कंपनी के पास पावर प्रोजेक्ट, पावर ट्रांसमिशन का कारोबार जो है वो है। टैरिफ मार्केट शेयर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पावर ग्रिड के बाद देश की ये सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। तो एक बहुत बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जो अनलिस्टेड है, जो अब लिस्ट होने जा रही है। कंपनी का भारत के अलावा ब्राजील में भी बहुत बड़ा कारोबार है। कंपनी के पास करीब 13,500 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है और भारत और ब्राजील में कंपनी के पास कुल 25 प्रोजेक्ट है। यानी कि इंडिया और इंडिया के बाहर भी कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी, खासकर ब्राजील में इस कंपनी का कारोबार काफ़ी फैला हुआ है। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो FY21 में करीब 2,934 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज थे और 363 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था कंपनी के पास। प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल प्रमोटर होल्डिंग करीब 76.12% के आसपास है, जिसमें ट्विन स्टार के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है 71.38% के आसपास, जो कि वेदांता ग्रुप की प्रमोटर भी है, और वेदांता लिमिटेड के पास करीब 1.56% के आसपास की होल्डिंग है। इस रकम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे तो काफ़ी हद तक जो कि डीआरएचपी में पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि शायद कुछ डेट इन्होंने लिया है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कुछ रकम का। बाकी कहाँ करेंगे उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो देखते हैं उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुल आईपीओ से करीब 1250 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना ये कंपनी बना रही है और अब सेबी पे अब अर्जी इन्होंने दे दी है। सेबी में अर्जी दिया। वरुण, कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियों पर असर पड़ेगा, कुछ अंदाजा है इसका कि क्या लिस्टेड स्पेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन कंपनियों के पास स्टेक है? अनिल जी, देखिए लिस्टेड में तो 1.56% वेदांता के पास है, लेकिन आप ये सोचिए कि वेदांता का ही प्रमोटर है ट्विन स्टार, जिसके पास 76.12% है। यानी कि पैसे जाने अगर तो ट्विन स्टार के पास जाने हैं। अब ट्विन स्टार उसका इस्तेमाल कैसे करता है वो ट्विन स्टार जाने, कुछ तो डेट करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ करेंगे, नो डाउट। अब उसके अलावा क्यों करेंगे? और अनिल जी, एक और सरप्राइज मुझे लगा यहाँ पे कि आपको पहले 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास की जरूरत थी, अब आपको सिर्फ 1250 करोड़ के आसपास की जरूरत क्यों है? इतने पैसे कहाँ से आ गए कंपनी के पास कि आईपीओ से ज़्यादा जुटाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो चलिए जब मैनेजमेंट आएगा बात करेंगे। तो ट्विन स्टार के पास 75-76% और ट्विन स्टार के पास वेदांता की भी होल्डिंग, बेसिकली वेदांता की प्रमोटर है। ये कौन सी वेदांता की? वेदांता इंडिया वाली या वेदांता पीएलसी, किसकी प्रमोटर है? वेदांता पीएलसी की जी, मेरे ख्याल से ये पूरे ग्रुप की मेन जो होल्डिंग कंपनी है ट्विन स्टार ही तो है। अभी हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से जो ये भी कर रहे थे, जब बायबैक वायबैक करने का, डिलिस्ट करने का विचार था, तभी भी तो ट्विन स्टार ही पैसे डाल रहा था।
परफेक्ट। तो ओके, तो फिर तो ग्रुप लेवल पर होगा और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा ना फिर इसमें आईपीओ में ये पता चला कि ऑफर फॉर सेल है या नए शेयर इश्यू किए जा रहे हैं, कंपनी में पैसा जाएगा या प्रोमोटर्स को? नहीं अनिल जी, अभी तक ये मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा मुझे। शायद मेरे ख्याल से इसके बाद क्लैरिटी आएगी जब ये पता चलेगा कि कितने प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, तो उसमें शायद पता चलेगा। अभी वो दिया नहीं है डीआरएचपी में डिटेल्स। करेक्ट, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं या फिर नया इश्यू है जो कंपनी में जाएगा। मेरे ख्याल से कंपनी के लिए ही पैसों की जरूरत होगी, स्टेरलाइट पावर के लिए। प्रमोटर्स, वैसे जरूरत प्रमोटर्स को भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल स्टेरलाइट पावर फाइनली आईपीओ लाने के लिए अर्जी दाखिल की है। लेकिन लीजिए, दर्शन कर लीजिए निफ्टी के। 16,600 के पार निकलता हुआ निफ्टी। इंडेक्स कहां है मंदी? इंडेक्स में कहीं कहीं दूर दूर तक मंदी नहीं है, जबरदस्त खरीदारी। 16,606 ये है लेवल निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर। 44 पॉइंट की शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है और सेंसेक्स भी देखिए 187 अंक मजबूत होता हुआ डबल सेंचुरी मारते हुए आपके सामने। बैंक निफ्टी रिकवरी के मूड में है, निचले स्तरों से करीबन 250 पॉइंट बैंक निफ्टी भी रिकवर होता दिख रहा है। 35,611 आज आपको याद होगा 35,600 35,800 की रेंज हमने ब्लाइंड बाय जोन दिया था कि यहां पर आपको आंख बंद करके खरीदारी करनी है, डरना घबराना नहीं है। ये ब्लाइंड बाय जोन है, उस ब्लाइंड बाय जोन से बाजार ऊपर आता हुआ और 16,475 16,500 की रेंज जहां पर निफ्टी में खरीदारी की राय, तो वहां से भी बहुत बेहतरीन खरीदारी बनती हुई अब 16,600 के पार निकलता हो। तो बहुत ही शानदार रिकवरी, बहुत ही शानदार खरीदारी, फिर से लगातार चौथा दिन रिकॉर्ड हाइज बनता हुआ बाजार में। और इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी ऐसा कम देखने को मिलता है। ये बाजार की ताकत मजबूत है। आज की ताकत और मजबूती इसलिए भी काबिल तारीफ है दीप, क्योंकि आज देखिए ग्लोबल सपोर्ट नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 150 पौने 200 पॉइंट नीचे। कल एफआईएस के डेटा इतने तगड़े नहीं आए थे। पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी की ताकत काबिल तारीफ है इन सब ऑड्स के अगेंस्ट। अच्छा, अच्छी बात है, अरे वाह, डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े सुधरे निचले स्तर से। ओके, पौने 200 पॉइंट नीचे तक, 125 135 पॉइंट नीचे रह गए। तो इन सब ऑड्स के बावजूद निफ्टी अगर डे हाई पर बंद होने को तैयार है, ये बाजार की स्क्रीन की ताकत है। आज फिर से देखते हैं क्या कुछ होता है। जी दीप। बिल्कुल सर, बढ़िया रिकवरी बाजार में आपको आती हुई दिख रही है और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो इस रिकवरी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बैंक्स पर भी हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से आपको शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है। जुबिलेंट फूड की हम बात कर रहे थे सर, इन्फो एज पर रखिए नजर, क्योंकि इस पर भी एक्शन आपको शुरू होते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स अब 14% ऊपर है, 11% ऊपर पर हमने बात करी थी, पर एसआरएफ यहां पर बढ़िया मोमेंटम इस समय अनिल जी बनते हुए दिख रहा है। एसआरएफ वापस तेजी के मूड में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा स्पाइक आया था और 9,000 के पार फिर से एसआरएफ भी आपको जाते हुए दिखा है। एसआरएफ पर मैं एक राय लेना चाहता हूं बंसल जी से। बंसल जी, 9,000 के पार फिर से, अब बताएं सर इस चार्ट पर क्या दिख रहा है आपको? देखिए दीपांशु, मुझे तो मतलब कि 3 साल से इसके अंदर मैं वेट कर रहा था 10,000 के आंकड़े की, और ये टारगेट अनिल जी ने दिया था, तो ये 10,000 की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर नीट क्लीन क्लियर एक नीचे में बेस है 8780 एक नीचे में क्लियर बेस है। जिनके पास है वो लेके बने रहे, और इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीदना चाहिए। 10,000 की तरफ जा रहा है एसआरएफ। ओके, तो 10,000 की तरफ जा रहा है एसआरएफ। बढ़िया एक्शन इस स्टॉक में आपको दोबारा आते हुए दिख रहा है। नजर रखिए पीआई इंडस्ट्रीज, एक और काउंटर जिस पर वागले साहब के राय लें, क्योंकि एसआरएफ के साथ साथ पीआई इंडस्ट्रीज में भी लगभग सिमिलर ही स्पाइक आते हुए दिखा है। वागले साहब, इसकी चार्ट देखिए सर। दीपांशु, पीआई इंडस्ट्रीज में भी मोमेंटम है। मुझे लगता है 3,200 के करंट भाव पे 100 रुपए की मुंह आ सकती है आज और मतलब एक आध दिन में, मे बी कल परसों में। और अगर ये 3,330 का जो अगला रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, 3,360 टू बी प्रिसाइज, फिर ये 3,500 तक भी जा सकता है। मोमेंटम है, पॉजिटिव साइड पे बने रहे। पोजिशनली मेरा इसमें 3,600 का टारगेट है। ओके, तो 3,600 का पोजिशनल टारगेट पीआई इंडस्ट्रीज में वागले साहब का, 10,000 का पोजिशनल टारगेट एसआरएफ पर बंसल जी का। नजर रखिए, जबरदस्त एक्शन इस स्पेस में भी बन रहा है। आइए कैश का ऑप्शन लेते हैं सुमित जी से।
सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, इस बार जो स्टॉक रडार पे आया ऑप्शंस में वो है बाटा। 1728 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखा रहा था और अब स्टॉक के अंदर मोमेंटम ऊपर का बिल्डअप हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाटा के अंदर अब यहां से एक अच्छा ऊपर का मूव बनना चाहिए, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 1750 और 1775 ये लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इसके लिए बाटा का ऑप्शन लेने का सलाह रहेगा। 1720 वाला जो कि अभी 35 साढ़े 35 पे ट्रेड कर रहा है, बाटा का 1720 का कॉल खरीदारी करे। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 20 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 50 रुपए का पहला, 60 रुपए का दूसरा। बाटा का 1720 का कॉल लेना है 20 रुपए के स्टॉप लॉस से, 50 से 60 के टारगेट्स के लिए 2 से 4 दिन का ये व्यू होगा। टाटा का कॉल ऑप्शन खरीदे। इस वक्त ये है राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। कैश का ऑप्शन ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से खरीदे। 35 रुपए के आसपास 1720 वाला कॉल ऑप्शन, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 50 से 60 के टारगेट के लिए। स्टॉक्स जो मजबूत है वो मजबूत है नहीं, बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जहां कमजोरी है वहां पर तो है ही। आइए बढ़ते हैं आगे। ऐसे में बैंक से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष, कितने 7 स्टॉक है ना बैन में अभी? बिल्कुल अनिल जी, 7 स्टॉक फिलहाल बैन में है और बदलाव होने वाले हैं। आज लिस्ट में अगर आप देखें तो काफी एक्शन देखने को मिला है बाजार में। अनिल जी, 2 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो बैन से बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है आरबीएल बैंक का। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से घट गई है, अभी 79% हो गई है। तो निश्चित हो गया कि आरबीएल बैंक जो है बैन से बाहर आएगा और मच अवेटेड था, काफी लंबे समय से बैन में बना हुआ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 80% से नीचे आ गई है पोजीशन, 79.86 चल रही है फिलहाल। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक, ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आ रहे हैं, लेकिन एंट्री भी हो रही है फ्रेश स्टॉक्स की। अदानी पोर्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर तेज उछाल देखने को मिला है पोजीशंस में, फिलहाल 125% हो गई है। तो पक्का ही है अदानी पोर्ट्स बैन में आ रहा है। दूसरा नाम आता है कैनरा बैंक। एक दिन के लिए ही बाहर आया था, कल ही बाहर आया था और आज अगर आप देखें तो 115% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। कैनरा बैंक ये दूसरा नाम होगा जिसकी फ्रेश एंट्री होगी। और वेदांता जी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 103% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। अदानी पोर्ट्स, कैनरा बैंक, वेदांता, ये 3 स्टॉक ऐसे जिनकी एंट्री होगी। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आरबीएल बैंक, ये 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर रहेंगे। ओके, आईबुल हाउसिंग और आरबीएल बैंक 2 बैन से निकलेंगे बाहर, उसके सामने 3 आएंगे अंदर। उसमें से अदानी पोर्ट बड़े दिनों बाद वापस से बैन में घुसता हुआ दिख रहा है। काफी समय इसने बाहर वक्त बिताया, अब अंदर आने का वक्त है इसके लिए। वेदांता, ओहो, आज जिस तरह का एक्शन हुआ है स्टॉक में, अब ये भी बैन में आने की तैयारी में। कैन बैंक एक दिन बाहर घूमने के बाद फिर से अंदर। आज ही तो बाहर आया था आशीष, आज ही बाहर आया, कल फिर से अंदर, सिर्फ एक दिन के लिए तफरी करने। सिर्फ जी एक ही दिन के लिए आया था। कल 78.64% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ ये स्टॉक बैन से बाहर आया था और आज एक ही दिन के अंदर अगर आप देखें तो 115% हो गई है। गजब है। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक पर राय इस वक्त। आइए बढ़ते आगे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग खबर, आईआरसीटीसी। ओके, महिलाओं के लिए विशेष खबर है आईआरसीटीसी की तरफ से। और 15 अगस्त तो निकल गई, 15 अगस्त से 24 अगस्त तक के बीच महिला यात्री अगर प्रीमियम ट्रेन में सफर करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो उन्हें कैशबैक मिलेगा। तेजस एक्सप्रेस में सफर करना, अरे वाह। आपको याद है आईआरसीटीसी सीएमडी तो रजनी हसीजा जी हैं, तो रजनी जी महिलाओं का विशेष ख्याल रखती है, तो उन्होंने एक ये स्कीम दी है आईआरसीटीसी की तरफ से। ये स्कीम, तेजस ट्रेन में सफर करने पर मिलेगा 5% कैशबैक। क्या बात है, वाह। चलिए अच्छा है, महिला सीएमडी है, महिलाओं का ध्यान रखती है। तो 15 से 24 अगस्त के बीच में अगर आप ट्रेवल कर रही हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर, सभी महिलाओं के लिए। अच्छा, ये रक्षाबंधन के मौके पर है, वाह क्या बात है, वेरी नाइस। ये तो बनता है, रक्षाबंधन के मौके पर महिला यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी की तरफ से एक विशेष ऑफर, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वाह। ओके, बंसल जी जरा चार्ट्स देखकर राय दीजिए, कोई विशेष टिप्पणी आपकी? अनिल जी, किस शेयर पे, आईआरसीटीसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और किसकी? अनिल जी बढ़िया, एकदम बढ़िया शेयर है अनिल जी। और इस शेयर पे टिप्पणी यही है अनिल जी, जब इसका आईपीओ आया था
तब भी आपने इसको रिकमेंड किया था। और जब मैं इसको देखता हूं तो अनिल जी वो याद करता हूं कि जब हमारा जमाना था, हम मतलब कि 2 घंटे पहले टिकट बुक करने के लिए निकलते थे। उस समय अगर ये सब सुविधाएं होती तो वो सब जो मतलब कि इवेंट हम लोग करते थे, 2 घंटे पहले जाके नंबर लगाते थे, उन सब चीजों से हमें गुजरना नहीं पड़ता, जिन चीजों से अब दीपांशु ने तो मेरे ख्याल से देखी भी नहीं होंगी अनिल जी चीजें। तो टेक्निकल पैटर्न बढ़िया है, जिनके पास है होल्ड करें, करेक्शन पर खरीदारी की राय है। नहीं, आपके जमाने में जो था वो सही था बंसल जी, अच्छा हुआ उस जमाने में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लग के टिकट होती थी। अगर इस तरह की आसानी से टिकटें होने लगती तो आप घूमने फिरने में ही रह जाते। जो आपके हाव भाव और हरकतें उसको देखते हुए यहाँ कोरोना के वक्त भी आप अमेरिका में घूमने जाने की सोचते, तो सोचिए इतनी आसानी से टिकटें मिलती होती तो आपका दिल पढ़ने पढ़ाने में काम करने में लगता नहीं। तो जो वो उस समय आपके साथ हुआ वो ठीक हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। इसलिए आज आप देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स में से एक है। जी कुणाल जी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी सलाह नहीं, अनिल जी एक सवाल है कि ये जो महिलाओं के लिए अनिल जी एक कैशबैक की स्कीम आई है, तो अनिल जी रक्षाबंधन पे तो पुरुष जाते हैं अनिल जी, भाई जाते हैं बहन से राखी बंधवाने, तो अनिल जी 2 वे ट्रेवल होता है, तो अनिल जी भाइयों को भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। एकदम सही सवाल है कुणाल जी, गजब। आप तो एंकर मटेरियल है, किसी भी दिन बहुत बढ़िया एंकर बन सकते हैं। कुणाल जी क्या गजब का सवाल पूछा है आपने, वाह। तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कल रजनी जी को हम बुलाते हैं हमारे शो में न्यूज पर यूज में, उनको इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके उनसे पूछेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल जायज सवाल है कुणाल जी का, बनता है कुणाल जी का। कुणाल जी फिर आते वक्त है ना, लौटते हुए रिटर्न टिकट में आपकी राखी देखी जाएगी हाथ पे, ये ध्यान रखिएगा। चेक किया जाएगा कि वाकई में राखी बंधवा के आए या ऐसे ही बंसल जी जैसे बोल रहे घूम फिर के तफरी करके आ गए। एनीवे चलिए कोशिश करते कल मैनेजमेंट से मुलाकात करने की। लेकिन इस बीच वागले साहब तैयार है, उनके लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी मेरा BTST है SRF, दीपांशु को मैंने बोला था 9125 के ऊपर ये निकलेगा, तो मेरे शायद मैंने बोला नहीं था, बट हमने 9125 के निकलने के बाद ये हमारे रडार पर आया। BTST लेके चले, यहाँ से नीचे एक 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और मुझे ऊपर में 9300 के लेवल दिखाई देते हैं, बड़ा वाला ब्रेकआउट है। ऊपर की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, बड़ा वाला ब्रेकआउट है। और इस बड़े वाले ब्रेकआउट में एक बार है ना वागले साहब जोर लगा कि इसको 5 डिजिट में करवाई दो, 10,000। मतलब मेरा भी मन शांत हो जाए। कब से 10,000 देखने को आंखें तरस रही है। ये 1800-2000 रुपए के भाव से हम 10,000 का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के जमाने से, जब मैं बंसल जी कुणाल जी हम दिल्ली से शो किया करते थे, तब 1600-1800 का भाव हुआ करता। बंसल जी क्या भाव चलता था उस वक्त? अनिल जी थोड़ा सा ऑडियो में खेत था, एक बार सवाल दोबारा पूछिए अनिल जी। मैं पूछ रहा हूँ, वो जब हम दिल्ली में शो किया करते थे तब हमारा 10,000 का टारगेट जो रखा था SRF का, तब क्या भाव चला करता था? 1600, 1800, 2000 कुछ ऐसा था ना SRF का दाम? अनिल जी काफी नीचे का दाम था, 1800-2000 रुपए के अराउंड का अनिल जी दाम था। और ये चीज अनिल जी मुझे ध्यान आई 2000 क्लियर साइंस वाले का अनिल जी, जब IPO आया था तो मैं उसको पढ़ रहा था, तब हाँ 2000 रुपए के अराउंड का भाई था, बहुत था। और अनिल जी तब ध्यान आया जब क्लियर साइंस का भी IPO आया था, तब मैं उसको पढ़ रहा था, तो SRF से कंपेरिजन हुआ, तब मुझे वो ध्यान आया कि एक वंस अपॉन अ टाइम आपने 10,000 का भाव दिया है और शायद आप भी भूल गए। बंसल जी मैं एक काम करता हूँ, एक बार है ना आपके लिए मैं इस विशेष पार्टनरशिप की पाठशाला एक शो करते हैं, जिसमें पार्टनरशिप में किस तरह से क्या कुछ करना चाहिए। देखो अभी इसमें जैसे आपको मैंने पूछा, आपको नहीं पता है, आपको सिंपल एक मतलब इस पाठशाला का एक गुरु जैसे अभी एक लेसन अभी बता देता हूँ। आपको तुरंत ही बोल रहे, मैंने कुणाल जी को बोल दिया था याद रखना किस भाव में क्या आगे कभी भी पूछेंगे, ऐसे टॉस कर दिया करो। और कुणाल जी ने देखो बोल भी दिया है 2000 के आसपास हमने रिकमेंड किया था उस जमाने में। तो पार्टनरशिप में फायदा उठाना सीखो, कैसे आप कुणाल जी का फायदा उठा सकते हैं। एक पाठशाला इस पर जरूर की जाएगी, लेकिन तब तक बढ़ते आगे। और अब वक्त है ऑयल बॉन्ड्स का। अब ये ऑयल बॉन्ड्स क्या है और समस्या क्या है भाई ये ऑयल बॉन्ड्स की, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे यहाँ कम होने के लिए तैयारी में है नहीं, ठीक है।
और सरकार ये कह रही है भाई पहले वो यूपीए के जमाने में ऑयल बॉन्ड्स इश्यू हुए थे तो उनका ब्याज ही भारी पड़ रहा है। तो वरुण हमारे साथ तैयार है हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। क्या है ऑयल बॉन्ड, इनसे क्या प्रॉब्लम है और इनकी वजह से हमारे पेट्रोल डीजल का जो खर्चा बढ़ा हुआ है वो कम क्यों नहीं हो रहा है? वरुण बताइए ये सब। डेफिनेटली अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि सरकार ने कह दिया है कि एक्साइज ड्यूटी जो है उसको हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड का जो बहुत बड़ा बैगेज है वो हमारे सर पे है जिसका भुगतान हमें करना है। पहले ये समझ लीजिए कि कितना ड्यूटी सरकार भरती है। एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पे करीब 32 से 33% है और जो एक्साइज और वैट को अगर आप मिला देंगे तो करीब 45 से 57% के बीच में निकल के आता है। स्टेट वाइज स्टेट ये डिफर करता है। अब क्यों नहीं कर पा रहे ये, क्या है ये ऑयल बॉन्ड की समस्या, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ऑयल बॉन्ड्स है क्या। दरअसल देखिए होता क्या है कि पहले आपको याद होगा जब पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेट नहीं हुए थे उसके पहले बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पेट्रोल और डीजल में दिया करती थी सरकार। अब अगर आप सब्सिडी देते हैं तो ये सीधे सीधे आपका फिस्कल डेफिसिट के मैथ्स को इम्पैक्ट करता है। सब्सिडी देंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो अगर आपको आपके फिस्कल डेफिसिट के नंबर को इन कंट्रोल रखना है तो सरकार ने क्या किया उस समय, ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। अब ऑयल बॉन्ड जब आप जारी करते हैं तो जो OMCs है यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको पैसे मिल जाते हैं और सरकार को जो सब्सिडी देनी है वो उस समय नहीं देनी पड़ती बल्कि उसके जगह एक बॉन्ड इशू किया जाता है और आगे जाके आपको इसका बॉन्ड का पेमेंट करना है। यानी कि जो पैसे आपको अभी देने थे आपने बॉन्ड इशू करके उसको डिफर कर दिया और आगे जाके उसके पैसे आपको भुगतान करने पड़ेंगे। ये ऑयल बॉन्ड जो है वो करीब 15 से 20 साल की अवधि के थे। तो 2008, 10, 12 में जो कांग्रेस की सरकार थी या फिर जो यूपीए सरकार थी उन्होंने ये ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। करीब 1.4 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स है उनको जारी किया था। अब जारी तो कर दिए लेकिन हर साल इसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब 2014 में एनडीए की सरकार आई उसके बाद इनको जो पेमेंट है वो करना पड़ा। अब इन ऑयल बॉन्ड्स को जारी करने की वजह से हर साल सरकार को करीब 10,000 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो करना पड़ा था। और क्योंकि 15 से 20 साल में इनकी मैच्योरिटी थी तो अब 2021 से 26 तक करीब 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो है वो मैच्योर होने वाले हैं और इसका भुगतान सरकार को करना है। इनफैक्ट इसी साल यानी कि FY22 में अगर आप देख लेंगे तो करीब 10,000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट है और 10,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स है वो मैच्योर होने वाले हैं यानी कि 20,000 करोड़ का भुगतान करना है। 2023 में ज़्यादा नहीं 10,000 करोड़ का भुगतान करना है क्योंकि उस साल कोई ऑयल बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद देखिए 24 में 31,000, 25 में 52,000 करोड़, 26 में 37,000 करोड़, ऐसे करके करीब 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स है जो कि आने वाले समय में मैच्योर होने वाले हैं। साथ ही साथ हर साल का इंटरेस्ट तो करीब 1,70,000 करोड़ के आसपास का भुगतान जो है वो इस सरकार को करना है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक्साइज कलेक्शन सरकार का अच्छा है। 2019 में 2.6 लाख करोड़ था, 2020 में FY20 में 2.4 लाख करोड़ था, 21 में 3.9 लाख करोड़ था। लेकिन क्योंकि इनको ये भुगतान करना है इसके लिए सरकार कह रही है कि हम इस एक्साइज को कम नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने एक्साइज कम कर दिया तो इन ऑयल बॉन्ड्स का रिपेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी रेफर कर रही थी। बिल्कुल, और हमने देखा था पिछले साल जब भारी गिरावट हुई थी कच्चे तेल में तो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया था, पर फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है आर्थिक तौर पर अगर आप देखें कि इस एक्साइज ड्यूटी को कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण समझाने के लिए कि ये पूरा ऑयल बॉन्ड का मामला क्या है। पर चलिए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, कुछ कॉल्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक्सपायरी का ऑप्शन में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होगा। निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है बट बैंक निफ्टी अभी तक ट्रेड नहीं कर पाया है। बैंक निफ्टी अभी तक लोअर लेवल से खास रिकवरी नहीं दिखाया है, लेकिन ये रिकवरी दिखाना चाहिए और एक अच्छा मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर 35,700 का कॉल कल की एक्सपायरी का 250 के आसपास 255 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 35,700 का कॉल बैंक निफ्टी का, नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 125 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 375 का पहला, 450 का दूसरा। बैंक निफ्टी 35,700 का कॉल लेना है, 125 का स्टॉप लॉस, 375 से 450 का टारगेट।
ओके, सो 375 450 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी 35,700 का कॉल। कल की एक्सपायरी ध्यान रखें, कल है वीकली एक्सपायरी, परसों है छुट्टी, कल की वीकली एक्सपायरी का आपको ये ऑप्शन खरीदना है। पर अनिल जी से भी जान लेते हैं कि आज बाजार बंद होने से पहले क्या स्ट्रैटेजी बना के जाए, अपनी मौजूदा पोजीशंस का क्या करें। चलते हैं उनके पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ठीक ठाक एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी रिकवरी हुई थी, बट अभी भी 150 पॉइंट्स नीचे ही आपको दिखेंगे डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 0.4% नीचे ट्रेड कर रहे हैं इस समय। जहां तक बाकी मार्केट्स का सवाल है, यूके के बाजार पॉजिटिव हैं। यूरोप में के बाकी बाजार में देखें तो जर्मनी और फ्रांस में आपको थोड़ी गिरावट दिख रही है। कोई भारी गिरावट नहीं है, बट हल्की सी सुस्ती वहां पर आपको आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल पर भी दबाव है इस समय। क्या करके जाए सर? 16,500, 550 और 600 ये तीनों मिलाकर जो कॉल राइटर्स हैं करीबन ये हो गए आपके 2 करोड़। ये 2 करोड़ शेयर जो कॉल राइटर्स से फंस गए हैं और 16,625 पर क्लोजिंग दे रहा है, तो उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव होती दिख रही है। और आज लोगों ने उम्मीद की होगी कि शायद आज इन सारे संकेतों के बीच में जो ढेर सारे संकेत नेगेटिव थे भी, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने ताकत दिखाई, डे हाई पर बंद हो रहा। तो ये आखिरी आधे घंटे में जो कुछ दिख रहा है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से दिख रहा है। थोड़ा और बाजार बढ़ सकता है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मंदी नहीं करनी है। फ्रेश खरीदारी कल करेंगे, क्योंकि आज डाउ फ्यूचर्स थोड़े से नीचे हैं, हम काफी बढ़े भी हुए हैं, लगातार 4 दिनों से रिकॉर्ड हाइज पर हैं। हालांकि अब भी यहां से 16,750, 16,800 का रास्ता है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल 16,800 पर था, आज शिफ्ट होकर नीचे 16,600 पर आया है। लेकिन लग रहा है कल एक्सपायरी तक फिर गर्मी रहेगी, क्योंकि कल और शॉर्ट कवरिंग होनी जरूरी होगी। लेकिन इन केस डाउ 150 पॉइंट नीचे बंद हो जाए, 200 नीचे बंद हो जाए, 5 दिन से रिकॉर्ड बना रहा है, तो एक मौका शायद आपको कल सुबह मिल जाए नीचे एंट्री करने का, एक वो पॉसिबिलिटी रहती है। उस लिहाज से रुक सकते हैं। आपकी तेजी की पोजीशन है, डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, कल बना सकते हैं। इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से अगर देखें तो बैंक निफ्टी ज्यादा आपको अच्छा मौका दे रहा है। जैसा अभी सुमित जी ने भी कहा, बैंक निफ्टी का 35,700 का कॉल ऑप्शन, सुबह 35,700 का कॉल ऑप्शन लेने की राय हिमांशु जी ने भी दी थी। आई एम श्योर उनके भी टारगेट्स काफी हद तक ऊपर की तरफ आए होंगे। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बैंक निफ्टी अच्छा है। और अगर आपको रिस्क कम रखने के लिहाज से लेना है, रिवॉर्ड के लिहाज से लेना है, बैंक निफ्टी है। रिस्क के लिहाज से लेना है, निफ्टी है। और लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें, कि चिंता की बात नहीं। शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, 16,600 के ऊपर इंट्राडे में भी निकल चुका है, बंद भी हो रहा है। आपको मंदी काट लेनी चाहिए। जी थी बिल्कुल। तो पोजीशंस स्पेशली अगर शॉर्ट्स हैं तो मंदी काट लीजिए। नई पोजीशंस फिलहाल नहीं बनाए, बट अगर एग्जिस्टिंग है तो जरूर उसे होल्ड कर सकते हैं और हेज अपने अकॉर्डिंगली कर लें। बट बाजार में एक्शन आपके लिए भरपूर है। चलिए कुछ और फाइनल कॉल्स ले लेते हैं। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एचडीएफसी के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। 2740-45 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल का हाई ब्रेक कर चुका है और डेज हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अगर देखोगे तो फरवरी के हाइस पे आ चुका है, यानी पिछले जो 3-4 महीनों के अंदर जो कंसोलिडेशन देखने को मिला है उसका ब्रेकआउट है। और उस ब्रेकआउट के बाद पिछले 3 दिनों में हर रोज ऊपर का मूव दिखा रहा है। तो एचडीएफसी में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि एचडीएफसी यहां से ऊपर में 2800 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, 2850 से 2900 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाएगा। 2699 का स्टॉप लॉस लगा के एचडीएफसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2800, 2850 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और थोड़ा सा पोजिशनली लेंगे तो 2900 तक का मूव भी एचडीएफसी के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो दिग्गज एनबीएफसीज का समय आ रहा है, यह है आपके लिए राय। नजर रखिए एचडीएफसी। आइए देखते हैं विश्वेश जी के रेडार पर भी क्या कोई एनबीएफसी है। बिगुल उनके लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। जिस तरह का कंसोलिडेशन एसआरएफ में है उसी तरह का कंसोलिडेशन है बजाज फिनसर्व में। 14,716 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसका भाव इवेंचुअली निफ्टी के आसपास हो जाना चाहिए। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो दीपांशु मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में। और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन है, छोटा सा ही स्टॉप लॉस है 14,500 का। 15,000 और 15,300 के टारगेट रखने चाहिए बजाज फिनसर्व में। जो स्टॉक चलने के बाद साइडवेज हो जाते हैं और जैसे ही वो
ब्रेक करते हैं वही चल रहे हैं। माइंट्री ले लो, SRF ले लो, HDFC ले लो, कोफोर्ज ले लो, कोई भी ले लो, जो स्टॉक बड़ा रिट्रेसमेंट करता है वो नहीं चल रहा है। तो हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए कि चलने के बाद 10% मूव के बाद 3% से ज़्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ दैट स्टॉक। तो मुझे लगता है फिनसर्व आने वाले कुछ दिनों में 15,300 के टारगेट दिखा सकता है। जी क्या कर रहे हो आप? क्या निफ्टी 1500 पॉइंट गिर जाएगा? आप बोले कि बजाज फिनसर्व का भाव निफ्टी के आसपास होना चाहिए और आपका टारगेट 15,300 से 16,600 वाला निफ्टी 15,300 हो जाएगा। अनिल जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि बजाज फिनसर्व 16,300 हो जाएगा या 16,600 हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप उसको कहा आपने 15,300 बोला है। अनिल जी, वो तो शॉर्ट टर्म का टारगेट है। ऐसा लोगों को अटैक मत दो, हिल जाएंगे भाई। ऐसा अगर मैं ध्यान से ना सुनूं आपकी बात विश्वेश जी, तो मतलब हमारे व्यूअर तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? टारगेट क्या रखना है? 15,300 16,300 बताओ। 15,300 कंजर्वेटिव टारगेट एनर्जी, लेकिन जो मैंने कहा वही लॉजिक है। और इस पे मैं राकेश जी की टिप्पणी सुनना चाहता हूं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। SRF का अनिल जी मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूं, सिंपल पैटर्न है, चलता है 5-7%, करेक्ट होता है 1%, उसके बाद में वापस 5-7%। और ये जो 1-2% का करेक्शन होता है अनिल जी, ये नंबर ऑफ डेज में होता है। तो SRF का आज जो ब्रेकआउट है वो एटलीस्ट 10 दिन का ब्रेकआउट है। बजाज फिनसर्व का जो ब्रेकआउट है वो 7-8 दिन का ब्रेकआउट है। तो जहां पे टाइम कंसोलिडेशन अपवर्ड ब्रेक हो रहा है वही स्टॉक को लॉन्ग रहना चाहिए। यही मंत्रा है ये मार्केट को ट्रेड करने का। अदरवाइज अगर आप ओवरसोल्ड देखोगे तो मुझे लगता है अशोक जी की तरह आप तेजी नहीं कर पाओगे। ये बीच में आशु जी बोलना जरूरी था तेजी के साथ में। ओके चलिए, किससे? बंसल जी से लेनी है राय। बंसल जी, बजाज फिनसर्व। देखिए अनिल जी, जिस टिप्पणी की विश्वेश जी बात कर रहे हैं अनिल जी, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले या महीनों पहले वरुण ने कवर करा था अनिल जी, बाहर का एक बैंक, मतलब कि जिसकी एकदम मैडनेस थी आईपीओ के अंदर। तो बिल्कुल पूरा डिजिटल बैंक था, ऐप में कोई फिजिकल बैंक नहीं था। तो ये बजाज फिनसर्व अनिल जी टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस जा रहा है और ये भी लीड करेगा चीजों को। हल्की फुल्की करेक्शन आया तो खरीदना चाहिए। बिल्कुल मैं विश्वेश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। इन स्तरों पर भी बाय एंड होल्ड है एक अच्छी री रेटिंग के लिए। और जिस तरीके के वैल्यूएशन अनिल जी उस बैंक को मिले थे, उसी तरीके का वैल्यूएशन आगे चल के मार्केट बजाज फिनसर्व को देगा। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व पर बड़े भरोसा आते हुए दिख रहा है विश्वेश जी की तरफ से। जल्दी निफ्टी के लेवल पर आ जाना चाहिए जैसा कह रहे हैं विश्वेश जी। पर क्लोजिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं और बढ़िया रिकवरी के साथ बाजार क्लोज होने के तैयार हैं। 35,800 का लेवल वापस बैंक निफ्टी ने कर लिया है रिक्लेम। निफ्टी भी अगर आप देखें तो पहली बार 16,600 का लेवल पार किया और प्रोविजनल बेसिस पर तो एटलीस्ट 16,600 के ऊपर की ही क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा है। तो एंड में अच्छी रिकवरी आपको यहां पर आती हुई दिखी। आज दिन था आईटी स्टॉक्स और साथ ही एफएमसीजी काउंटर्स का, जहां पर आपने देखा बाजार को भरपूर सपोर्ट इस पूरे स्पेस से आते हुए दिखा। पर इसके साथ ही आपको कुछ और दिग्गजों ने भी सहारा दिया है। विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस यहां पर अच्छी खरीदारी, एचयूएल, नेस्ले यहां पर मूवमेंट, सिप्ला यहां पर भी आपने पॉजिटिविटी दिखी और इन्फोसिस ये भी आपको एक अच्छी मूव दिखाते हुए दिखा है। 2% ऊपर बंद हो रहा है। गिरावट रही है कुछ मेटल काउंटर्स में। जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे नीचे था, तकरीबन 2.5%। टाटा स्टील पर भी मुनाफा वसूली। इसके साथ ही कोल इंडिया, यूपीएल यहां पर वीकनेस। और सिर्फ बैंक्स में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक 1 से 2% नीचे और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 0.5% फिसलते हुए दिखा, जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल थोड़ा बिगड़ा था। फायदा कारोबार की बात करें तो स्टार ऑफ द डे पिछले 2 दिनों का स्टार एक्चुअली अपोलो हॉस्पिटल्स 13% ऊपर। पर एलएनटी टेक्नोलॉजीज इस पर खरीदारी, माइंट्री, कोफोर्ज, एम्फेसिस, एलएनटी, इन्फोटेक इन सारे मिड कैप आईटी काउंटर्स पे बढ़िया मूव आई। एसआरएफ और पीआई इंडस्ट्रीज खरीदारी यहां पर लंबे समय बाद, पेट्रोनेट से आउट परफॉर्मेंस और कमिंस इंडिया यहां पर भी बढ़िया मूव आती हुई दिखी। वेदांता 11.5% नीचे गिरा मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। वोडाफोन आइडिया के लिए एक और खराब दिन, 5.5% नीचे ये काउंटर। जीएसपीएल, कैनरा बैंक, सेल, एनएमडीसी, नैल्को यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। तो मेटल्स और बैंक्स थोड़ी मुनाफा वसूली यहां पर आपको आती हुई दिखी, पर उसके सामने
फार्मा स्टॉक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा और आईटी स्टॉक्स यहां पर बढ़िया तेजी। टाटा एलेक्सी देखिए जबरदस्त मूव, एक ही दिन में ये काउंटर दिखाते हुए गया। फीएम इंडस्ट्रीज जिसने आज सुबह बताया था कि ओला की जो इलेक्ट्रिक बाइक है उससे ये जुड़े हुए हैं हेडलैम्प्स प्रोवाइड करने के लिए, 20% का सर्किट ये काउंटर लगाते हुए दिख रहा है। तो अनिल जी 16,600 के ऊपर पहली बार इंट्राडे में भी और 16,600 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता और निफ्टी एंड मोर इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी एंड में रिकवरी दिखाकर जो 35 आउटसाइड के लेवल की आप अहम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से उसको रिक्लेम करके क्लोज हुआ सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। इस वक्त रिकॉर्ड हाइस पर बंद होता हुआ दिख रहा है बाजार और बेहतरीन क्लोजिंग। लगातार चौथा दिन है जब बाजार ने बनाए हैं नए रिकॉर्ड। तो निफ्टी पर, सेंसेक्स पर कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं और ब्रॉडर मार्केट में अभी भी मजबूती के संकेत आना बाकी है। आज डिफेंसिव शेयर आईटी, फार्मा, एफएमसीजी ने दी बाजार को मजबूती। वही बैंकिंग शेयरों ने आज बाजार को नीचे तो नहीं कहेंगे, ऊपर बढ़ने से रोकने का काम किया, यही कह सकते हैं। बढ़े तो यही है बाजार, तो रुके तो है नहीं। चलिए आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दिया जाए। शाम का 5 बजे का शो आपके लिए। डेल्टा प्लस की दस्तक, सबको टीका कब तक, ये हमारा खास शो है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के बढ़ते हुए मामलों में केंद्र और राज्य सरकार, खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। पूरे देश भर में डेल्टा प्लस के 80 से ज्यादा मामले जो आए हैं उनमें से 76 यानी कि 4 ही बार हैं, बाकी 76 महाराष्ट्र में है। अमेरिका और ब्रिटेन में भी डेल्टा प्लस विलेन बनकर उभरा है। जानकारी कह रहे हैं कि देश में तीसरी लहर अक्टूबर के अंत तक आ सकती है और इसलिए जरूरी है कि सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगा दी जाए। वैक्सीन की तो कमी है देश में। ऐसे में सवाल यह है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ेंगे कैसे, सबको वैक्सीन लगेगी कब, इसी गंभीर मुद्दे पर होगी बातचीत। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर गौतम बंसाली और न्यूयॉर्क में कोविड-19 के रिसर्चर डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ। बात होगी डेल्टा प्लस की दस्तक, सबको टीका कब तक। आगे शाम 6:30 बजे का शो मनी गुरु, रेगुलर आय का सिस्टमेटिक फॉर्मूला, ये है आज का शो। आपका निवेश आपकी आमदनी का जरिया भी बन सकता है, रेगुलर इनकम का भी। निवेश से न सिर्फ अपनी आप रकम बढ़ा सकते हैं, रेगुलर इनकम पा सकते हैं, महंगाई को मात दे सकते हैं, कॉस्ट टैक्स रिटर्न्स बढ़िया बना सकते हैं। आज बात करेंगे कुछ ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की और म्यूचुअल फंड्स की जिनसे आपको मिल सकती है रेगुलर इनकम। तो रेगुलर इनकम का सिस्टमेटिक फॉर्मूला यह है आज का विशेष शो। और आइए रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री। आजकल तो इंडिया की खबरें कम, इंडिया के बाहर की ज़्यादा, और फोकस में है पूरा अफगानिस्तान और तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान राज को पूरा दुनिया देख रही है। इसकी वजह सिर्फ सामरिक ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ और एंगल भी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान पर है, और वो है अफगानिस्तान के अंदर छिपे हुए खनिजों का भंडार। कितने मिनरल्स हैं वहाँ पर, कितने रिजर्व्स हैं वहाँ पर। तालिबान के हाथ में जाने के बाद वो मिनरल्स, उन रिजर्व्स का क्या होगा, आज हम इस पर करेंगे एक इंटरेस्टिंग चर्चा। अफगानिस्तान क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा आपके हमारे लिए जो एक अच्छी खबर नहीं, वो ये आई थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे नहीं, और सरकार ने कहा है कि इसके लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए और इन ऑयल बॉन्ड पर देना पड़ता है भारी भरकम ब्याज। इंडिया 360 डिग्री में हम बातचीत करेंगे कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, क्या सरकार के पास पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का कोई तरीका नहीं है, और क्या ये ऑयल बॉन्ड ही हैं जो इतने जिम्मेदार हैं जिनका हवाला सरकार दे रही है। तेल पर सरकार की खरी, ये है आज का हमारा एक और कवर बुलेटिन जिस पर फोकस करिएगा। तो ये सारे के सारे हमारे आज के विशेष आयोजन, इन पर आपसे मुलाकात होगी बाजार बंद होने के बाद भी। परसों है छुट्टी, कल होगी वायदा कारोबार की एक्सपायरी। आज लगातार चौथे दिन बाजार ने बनाया है नया रिकॉर्ड। विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब का दिल से धन्यवाद। इसके अलावा कुणाल जी, राकेश जी का भी शुक्रिया। सुमित जी, आपका भी दिल से धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और विश्वेश जी का भी शुक्रिया। वागले साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।